जनता आशा करती है कि कई पत्रकार जो हैं वो कुर्बानियाँ दें। कई पत्रकारों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जैसे गणेश विद्यार्थी जी थे। तो हमारा आपसे सवाल रहेगा कि क्या पत्रकार ही कुर्बानी देते रहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारों ने बढ़ चढ़ कर कुर्बानियाँ दी। उनके बलिदान से ही आज भारत के स्वतंत्र होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन सवाल ये होता है कि आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आज भौतिकवाद का युग है। तो आप हमसे यह क्यों आशा करते हैं कि हम हमेशा निष्पक्ष होकर बयान देंगे और दूसरे की मुसीबत अपने सर पर ले लेंगे? स्वाभाविक है कि हमारा काम है कि जनता द्वारा जो भी हमें बताया जाए वो हम आम जनता तक पहुंचाएं। जो पीड़ित हमसे कहता है हम उसको आम जनता तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हम खुद से अपना एजेंडा नहीं चलाते। हम उनको ये नहीं बताना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि हमारी भी कुछ समस्याएं हैं। पत्रकारों को अपनी दैनिक जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कई मीडिया हाउस बंद हो जाते हैं। तो जनता जब तक हमारा सहायता नहीं करती है तो हम भी उस स्तर पे कार्य करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। हम किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बन के नहीं बोलेंगे, हम एक आम समस्या की बात करेंगे, जिसे जनरलाइजेशन कहते हैं। आपने और हमने बीच में कई प्रोग्राम बनाए, तो उसमें हमने दिखाया था कि हमारा जो एग्जिट पोल था उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर परसेंटेज 30 से 32 पर लाती है तो हम मान के चल रहे थे कि वो 25 से 30 हज़ार पर जीत जाएगी। और अब क्योंकि वही परसेंटेज निकल कर आई जो हमने और आपने आकलन लगाया था, तो क्या मानते हैं इसको? देखिए, हमने कहा था कि अगर 38% जो होगा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर समाजवादी को जीतना है तो उनको 45 के ऊपर जाना होगा। 45 के ऊपर वो जितना एक नंबर बढ़ाएंगे 10,000, अगर जैसे 50 तक पहुँचेंगे 50,000 जीत। दूसरी तरफ हमने कहा था कि 37 से नीचे जितना बीजेपी जाएगी उसका मार्जिन 10,000 बढ़ता जाएगा। 32,000 तक पहुँचते पहुँचते वो 50,000 का मार्जिन ले जाएगी। अब चूंकि 35 हुआ है तो हम ये मान के चलें कि बीजेपी भाजपा 20,000 से 30,000 वोटों के बीच में ये चुनाव जीत रही है। चलिए, यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग हैं, बाकर भाई हैं, उनसे हम एक सवाल कर लेते हैं कि आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है और बाबा साहब समानता के जीवन प्रतीक प्रांत संघर्ष करते रहे हैं। बाबा साहब इस्लाम की प्रशंसा करते रहे हैं और समानता मूलक समाज की स्थापना के लिए कठोर नियम निर्धारित करा है उन्होंने। बल्कि आर्थिक समानता के लिए भी उन्होंने कल्याणकारी राज्यों के लिए कई बार कानून बनाया था। भारतीय उपमहाद्वीप है कि मुसलमानों में जातिवाद की बीमारी पैदा हो गई है, जैसे कि सैयद जुल्हाय का अंतर, पठान और धुने का अंतर, शेख और मनिहार का अंतर। इसको कैसे ख़त्म करेगी भारतीय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नारे के साथ उन्होंने अभी बीच में आप ये देखें कि उन्होंने पसमानदा जो लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको सब एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात करी है। और अब जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, ना यहाँ पर धुना होगा, ना जुलाया होगा, ना पठान होगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात होगी और हमारे माननीय मोदी जी की बात होगी और माननीय महाराज योगी जी की बात होगी। तो क्या लगता है इस बार जो समीकरण थे पसमानदा समाज का जो सम्मेलन हुआ उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल, आप ये मान के चलें कि रामपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी तो सिर्फ मुस्लिम वोट पे जीतेगी, क्योंकि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में रामपुर में पड़ा है। और मुस्लिम जो उनके हर बूथ पर वर्कर थे उन्होंने बहुत मुस्तैदी से काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आने ये जो कल हमारा दिन बीजे, परसों जो काउंटिंग होगी तो उसमें सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा कि मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अच्छा, मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप, तो जिस तरीके से बीजेपी पहले हिंदू कार्ड खेलती थी कि हमें सब हिंदुओं का वोट चाहिए, और जो आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है इस बार सबको समानता के रूप में ला रही है? बिल्कुल ला रही है। देखिए, ऐसा है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पर संविधान का राज चलता है। किसी पार्टी का राज नहीं, संविधान होता है। यहाँ पे संविधान जो भी अदालत फैसला करती है वो मंजूर मान्य होता है। और अदालत ने जो फैसला बाबरी मस्जिद के फेवर को मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने जो भी राम मंदिर के लिए फ़ैसला किया है उसको मुसलमानों ने भी कबूल किया। उन्होंने उसके बाद वहाँ जगह भी दी है बाबरी मस्जिद के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें जो है हिंदुस्तान की हैं और हमारे लिए हिंदुस्तान का संविधान सर्वोपरि है, जिसको हमें मानना पड़ेगा। चलिए, इसी पे एक रिएक्शन ले लेते हैं हम। हमारे साथ परवेज़ निजामी साहब हैं।
जी, आप क्योंकि मुस्लिम विद्वान भी हैं और जानकारी रखते हैं, तो क्या मानते हैं कि जो बाबा साहब ने पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है, क्या उसी पर चल रहा है देश? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पे उनको खराज अक़ीदत दूंगा। लेकिन मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। कल यहाँ चुनाव था, आपने देखा किस तरह का चुनाव था। क्या लग रहा था वो चुनाव है? 200 मीटर दूर पर पुलिस पर्ची पूछ रही थी और मैं समझता हूँ 70% लोग वोट नहीं। मैं बहुत जागरूक मतदाता हूँ। मैंने नेट से वोट अपना पर्ची निकाली थी। मुझसे भी मैंने भी 3 बार ट्राई किया, जब परेशान किया तब जाकर मैं, चूँकि मेरा फंडामेंटल राइट था। अक्सर लोग तो डर के मारे चले गए, वोट नहीं डाल पाए। तो कैसे आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, इस पर अगर जब संविधान ही नहीं रहेगा तो आने वाली नस्ल तो फिर इससे, मैं अगला इलेक्शन चेयरमैन की लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि इस तरह वोट नहीं लेंगे तो फिर तो मेरा जो है आस्था इससे कम होती जा रही है लोकतंत्र से। किस तरह होगा फिर? हम कैसे, जब तक यहाँ संविधान का राज नहीं होगा तब तक कैसे हम सारा विकास और सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा सम्मेलन कराया, तो क्या लगता है मुसलमान जो है कई जातियों में बटा हुआ एक पंच पे आ पाएगा? देखिए, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों में पैदा किया सिर्फ पहचान के लिए, लेकिन तुम में बड़ा वो है जो मुत्तकी है। हमारे यहाँ कोई भी किसी भी जाति का हो, अगर वो काबिल है, अगर वो नेक है तो हमारा इमाम बन सकता है। ऐसा नहीं है किसी विशेष जाति का ही हमारे यहाँ पंडित बन सकता है। हमारे यहाँ अगर अंसारी भाई भी हमारा है तो हमारा इमाम बन सकता है, हमारा बड़ा बन सकता है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, तुम जो है कोई काला किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत नहीं रखती, क्योंकि जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं उसके आधार पर क्या ऊँच नीच का म्यार? ऊँच नीच का म्यार ज्ञान के आधार पर या इंसान के चरित्र के आधार पर होता है, वही कुरान कहता है। तो ये जो पसमानदा तबक़ात की बात करती है, ये भी भाजपा यहाँ पे, मतलब मैं नहीं मानता कि सही बात करते हैं। एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप पसमानदा सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे रहे हैं EWS में कि मुसलमान जो है वो पसमानदा नहीं होता। तो आप ये क्या चीज़ है? ये तो मुझे लग रहा है कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। हमारे साथ एक दलित युवा नेता भी आइए, उनसे जान लेते हैं कि इस मामले पे इनका क्या प्रतिक्रिया है। जी, जो आज बाबा साहब की पुण्यतिथि, तो लगता है कि जो बाबा साहब के जो नियम थे, जो कानून थे, उन पर देश चल रहा है? सबसे पहले तो मैं सबको आदर सहित जय वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम बोलना चाहता हूँ। और बाबा साहब की पुण्यतिथि पर मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसी के साथ देखिए, कानून का उल्लंघन कहीं नहीं हुआ है। लोगों ने सिर्फ अपनी वेदना जो भी है अपने मन से गलत कहानियाँ बनाकर प्रशासन शासन को बदनाम किया गया है। देखिए, मतदाता तो हमने भी किया है और अधिकतर हमारे जो कांटेक्ट में लोग थे अदर कास्ट, मुस्लिम समाज से, सैनी समाज से, जिसमें मैं अपने लोग भी लाया हूँ साथ में, उन्होंने सबने मतदान अपना अच्छे तरीके से किया है, जिसमें ना तो प्रशासन और शासन की कोई रोक टोक नहीं थी। जिस तरीके से बीजेपी कई जातियों को मिलाकर मुस्लिम में जो जातियां हैं, पठान हैं, जुलाहे हैं, पर धुने हैं, शेख हैं, इनको लेकर एक सम्मेलन करके एक ही साथ लेके चलना चाह रही, तो क्या लगता है आपको? देखिए, एक बात है, मैं आपको, भाजपा की नीति ऐसी है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है और ये प्रक्रिया चल भी रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस माध्यम से, मीडिया माध्यम से, कि एक सन 2015 में उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा कार्यकाल था, तो दलित बस्ती हमारी उसको उजाड़ने का पूरा शतरंज रचा था सपा सरकार और इसके जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री थे मोहम्मद आजम खान साहब, उन्होंने उसमें यह था कि हमने उसमें बहुत संघर्ष करने के बाद और भाजपा समर्थन मिलने के बाद हमारी वो बस्ती बच पाई थी, वरना वो बस्ती आज खलियान होती, उधर जंगल होता और उधर जानवर टहल रहे होते, कुत्ते बिल्ली वगैरह मूत्रा होते, वो हिसाब होता। लेकिन आज हम जो वहाँ पर रह रहे हैं, तो खाना वाल्मीकि बस्ती की बात कर रहा हूँ, रामपुर में, तो वो हमारे सिर्फ भाजपा के समर्थन से ही है, जो योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार उनके कार्यकर्ताओं ने आकर वहाँ समर्थन दिया था। तो आइए यहाँ पर इसमें हम रिएक्शन ले लेते हैं। जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, इनका क्या कहना है इस मुद्दे पर? इसमें हम आज बाबा साहब की जयंती है जी, तो लगता है उनके मार्गदर्शन पर देश चल रहा है? बिल्कुल चल रहा था, उन्हीं के मार्गदर्शन पे ही चल रहा है, क्योंकि वो एक अम्बेडकर जी जो थे एक हस्ती थे, उन्होंने ही संविधान लिखा, उसी संविधान के ऊपर हमारी पार्टी और देश भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है।
जो लोग की सोच ऐसी है कि वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे, तो हम ये देखते हैं कि सरकारें जितनी भी आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार आ रही है वो संविधान के हिसाब से ही काम कर रही है, कोई किसी का भेदभाव नहीं कर रही है, सबका साथ सबका विकास है, हर किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर से ही लेके चल रही है। कोई ये फ़र्क नहीं कर रही कि आप बीजेपी के हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसा कोई ऐसा सवाल नहीं। अभी परवेज निजामी साहब ने तो मुद्दा उठाया कि साहब अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हम जाति समीकरण के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, नहीं है, लिख के दिया है, लिख के अरे मेरी बात सुनिए, लिख के दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार कभी भी ऐसा भेदभाव करती नहीं है। आप देखिए मोदी जी हैं, मोदी जी शायद मेरे ख्याल कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, जो शख्स नहीं होगा जो उनकी तारीफ़ नहीं करता होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटे से लेके बड़ा तक, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए ये निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे सुन लेते हैं। जी देखिए, बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ कि काश जो कहा जा रहा है वो हकीकत में हमें ज़मीन पर सच्चाई के साथ दिखाई दे। बिल्किस बानो और अंकिता दोनों मेरी बहनें हैं। अगर अंकिता के साथ होगा तो मुझे उतना ही दर्द होता है जितना बिल्किस बानो का होता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं भी सत्ता में आऊँगा तो मैं 100% करप्शन नहीं रोक सकता, लेकिन मैं 100% बलात्कार नहीं रोक सकता, लेकिन मैं बलात्कारियों का सम्मान करूँगा, उनको संस्कारी कहूँगा। ये कौन सा कल्चर है? ये कहाँ जा रहे हैं हम? और ऊपर से सबका साथ सबका विकास की। अभी मैं चंद रोज़ पहले गुजरात के इलेक्शन में गया। आप वहाँ नहीं, बदनाम नहीं, मैं तथ्यों पे कह रहा हूँ। अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। अभी मैं गुजरात गया, आप देखिए वहाँ हमारा एक समाज बिल्कुल अलग रहता है, हमारा दलित समाज और SC ST OBC समाज और माइनॉरिटी समाज बिल्कुल अलग। आप विकास में भी देख लीजिए वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। रिवर फ्रंट का एक तरफ का हिस्सा आप देखिएगा, वहाँ क्या विकास है, जहाँ एक जाति विशेष के लोग रहते हैं, और इधर जहाँ SC ST OBC और माइनॉरिटी रहते हैं वहाँ का आप टूटी सड़कें हैं, जिसको गुजरात मॉडल किया जाए। मैं तो सोच के गया था गुजरात मॉडल बड़ा अच्छा होगा, लेकिन हकीकत में वहाँ जाकर देखा तो बिल्कुल डिफरेंट था। तो आप जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बड़ा अच्छा जुमला है, लेकिन ये सब जुमला बन के क्यों रह गया है? हकीकत में कब दिखता? एक प्रतिक्रिया लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। देखिए, जहाँ तक निज़ामी साहब कह रहे हैं, इनका दर्द कुछ हद तक तो जायज़ है, लेकिन हम अपनी कथनी के लिए दूसरों के सर पे नहीं मंड सकते। जन्म के आधार पर समानता को लेकर दो विचारधाराएं प्रचलित रही हैं। एक ये बताती है कि हम जन्म के आधार पर विशेष हैं, जैसे सनातन में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इसी तरीके से पारसियों में कहा गया है कि नाना नानी दादा दादी जब तक आप नहीं होगा पारसी नहीं होगा। यहूदियों ने अपनी एक विशिष्टता का सिद्धांत रहा कि हम दूसरों से बेहतर हैं, जिस तरह शहद के मक्खी में छत्ते में जो रानी होती है। महात्मा बुद्ध ने समानता की बात करी, उसके बाद धीरे धीरे ये विचारधारा होते होते इस्लाम तक आई। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि समानता लाने के लिए आर्थिक समानता ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने जो आर्थिक सिद्धांत दिया उसका उद्देश्य ये था कि ब्याज मुक्त अर्थव्यवस्था कायम करके समानता को लाया जा सके, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उन्होंने 622 में जो मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आदिवासी यानी जिनको हम अंसार कहते हैं, बहुसंख्यक अरबों और अल्पसंख्यक यहूदियों को मिला के एक राष्ट्र की स्थापना करी समानता के आधार पे। तो एक सिद्धांत दिया कि किस तरह से लोगों को समानता दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो गई, पूंजीवाद आ गया। इस्लाम में पूंजीवाद की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद तानाशाही आ गई, इस्लाम में साम्राज्यवाद की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह 3 में अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। कुरान की कुछ आयतें होती हैं जिनका जवाब दिया जाता है, इसका जवाब दिया जाता है बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। उसके बाद तीसरी चीज़ थी, वो थी नस्लवाद। इस्लाम नस्लवाद के सख्त खिलाफ। इस्लाम कहता है कि अरब गैर अरब बराबर हैं, गोरे काले बराबर हैं। तो ये अरब और ईरानी कहाँ से आ गए, ये पठान और जुलाहा कहाँ से आ गए? मुसलमानों ने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, नस्लवाद को अपनाया। हम इसका दोष दूसरों पर नहीं डाल सकते। अगर हमारे यहाँ जातियाँ हैं तो ये वास्तविकता है। अगर एक कहावत मशहूर थी कि 9 इमाम, अगर आप एक इमाम को सम्मान देने के बजाय उसको उसकी जाति के आधार पर उसको अपमानित कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम शासन के दौरान उन्होंने क्या किया, राजपूतों से शादी की। आज सर्वाधिक मुसलमान जो कन्वर्टेड हुए 40% जो हैं वो राजपूत हैं, 35% गुर्जर हैं, 33% जो हैं वो जाट हैं। लेकिन जब आप SC ST जातियों की बात करते हैं तो उन्होंने मुसलमानों प्रतिशत बहुत कम है। बौद्धों में है, सिखों में, यहाँ तक ईसाइयों और मुसलमानों में उनका प्रतिशत 2-3% से भी कम है। अगर तो क्या कारण है कि हमने उनको नेगलेक्ट किया? एक तो हम समानता नहीं दे पाए,
दूसरे हम उनको मुसलमानों के नज़दीक नहीं ला पाए, क्योंकि हमें तो राजपूत चाहिए थे, जो हमारे शासक थे, जो हमारे शासन चलाने में, हमने तो सीधे मुसलमानों ने शासन ही नहीं चलाया, बल्कि फेडरल सिस्टम था, हिंदू राजाओं को आपने ठेका दे दिया, आप वो राज्य चलाते रहे और सारी बुराइयाँ आपके सर पे रही। तो मुसलमानों ने समानता को नज़रअंदाज किया, एक समता मूलक समाज की स्थापना करने में असफल रहे। बाबा साहब इस्लाम की अगर प्रशंसा करते थे तो उसका कारण था समता मूलक समाज, और हर बाबा साहब के समर्थक अगर समता मूलक समाज की स्थापना नहीं करता है, खुद दलितों में देखिए, बाबा साहब कहते थे जाति तोड़ो, आज जाटव समाज शक्तिशाली है तो वो जाति तोड़ना नहीं चाहता। जब तक आप जाति नहीं तोड़ेंगे तो बाबा साहब के समर्थक हो ही नहीं सकते, आप छल कर रहे हैं। अगर आप समता मूलक समाज चाहते हैं तो जाति को तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, खाली बातों से नहीं चलेगा, पहले जाति तोड़ के दिखाइए। आइए हमारे साथ निजामी साहब ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी सुन लेते हैं क्या रिएक्शन है इस पर इनका। देखिए, इन्होंने कहा कि असमानता यकीनन, देखिए अल्लाह ने जो मुख्तलिफ बनाया, अगर मुझे मेरा चेहरा और आपका चेहरा एक जैसा बना देता तो इसमें मेरी आपकी पहचान कैसे होती। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें मुख्तलिफ बनाया है, हर इंसान का चेहरा अलग होता है, सगे भाई भी थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, कई बार जुड़वा भाई भी। ये सिर्फ पहचान के लिए, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, कुरान ने ये भी साथ साथ कह दिया, ये सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए हमने बनाया। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी कही कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने समता मूलक समाज की बात कही थी। और अगर आप जाति ख़त्म, देखिए जाति क्यों बना, ये आरक्षण क्यों बनाया था? आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, ये आपने समाज का प्रतिनिधित्व था। जहाँ जहाँ आज देख लीजिए आप, आज कहा जाता है आर्टिकल 341 अभी तक है, जहाँ मुस्लिम जो है, यहाँ हमारी आरक्षित सीट है, वहाँ से मुस्लिम जो अगर धोबी भाई है हमारा, तो वो नहीं लड़ सकता, वो ओबीसी में आता है, वो एससी में नहीं आता। ये अभी तक क्यों, ये अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हटा है? तो ये समता मूलक समाज जब भी तो होगा। अब एससी, अभी 80% किरतपुर वह जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ एससी सीट कर दी जाती है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे पहुँचेगा? इसलिए जो बाबा साहब का सपना था, ये आरक्षण भी यही इसलिए था कि हर समाज का प्रतिनिधित्व पहुँचे, ना कि कोई गरीबी उन्मूलन। उसके लिए गरीबों के लिए अलग से प्रोग्राम बनाइए, लेकिन ये हर समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए था। आइए यहाँ पर दलित समाज से भी उनसे पूछते हैं इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी, अभी भाई साहब ने बोला कि बाबा साहब ने ये बोला है कि समाज को तोड़कर तभी आगे बढ़ाया जा सकता है। बाबा साहब का ऐसा कोई संदेश नहीं था। मैं आपको बता, समाज नहीं तोड़ो, जाति जाति तो जात तोड़ने का ऐसा है, जात तोड़ने का उसमें कोई ऐसा नहीं था। सिर्फ बाबा साहब के 3 आदेश थे। एक था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फिर एक बात पिछले 15 में लेकर जाना चाहता हूँ कि पिछले जो संध्या 15 में आंदोलन जो हुआ था, वो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादर्श भीम द्वारा हुआ था और वाल्मीकि समाज द्वारा हुआ था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमनारी जी थे। तो संगठन और संगठित होना ये हमारे समाज ने सीख लिया है। दलित समाज के सारे समाजों ने इस बात को सीखा है और समझा है, बाबा साहब की इस बात को अपनाया है और उसे लेकर हम आगे चलना है। इसमें हमें कोई संज्ञा नहीं है कि हमें अगर किसी से अगर कोई भी बात करनी है, हम अपने अधिकार के लिए हक से लड़ सकते हैं, ये हमारा हक है। वो हमें हक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। आइए यहाँ पर हमारा एक और भी क्वेश्चन है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं बाकर साहब से। बाकर साहब, आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को लगभग आज 30 वर्ष पूर्व हो गए हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, जिसमें देश में सेकुलरिज्म को जड़ों से हिला दिया था। लेकिन 30 वर्ष के अंतराल के बाद जब भाजपा के मुख्यमंत्री रामपुर में पहुंचे, मुसलमानों के सम्मेलन में आते हैं, तो वह जय श्री राम का नारा लगाना भूल जाते हैं और वहां पर इस बात का प्रतीक है कि भाजपा सेकुलर की तरफ बढ़ रही है। देखिए, मेरा कहना यह है, पहले तो मैं उस बात का जवाब दूंगा कि जो कह रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मतलब मुसलमानों के लिए नहीं करती, अंसारियों के लिए, किसी के लिए नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बात बता दूँ, अगर राम का मकान बना है तो रहमान का भी बना है। भारतीय जनता पार्टी में अगर राधा मोहन को राशन मिला है तो जब्बार को भी राशन मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं। मैं इसकी मिसाल आप रामपुर में ले लिया। रामपुर में कितना अंसारी है, कितना यहाँ पर दलित है, कितना मुसलमान है, सारी धर्मों के लोग हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि क्या कहते हैं राम को राधा मोहन के ज़्यादा मकान बन गए और हमारे अंसारी भाई के मकान कम बने। ये कोई नहीं कह सकता, भेदभाव कहीं नहीं हुआ है। हमारा कहना ये है कि 30 साल पुरानी भाजपा और अब की भाजपा में क्या अंतर है? देखिए, 30 साल की भाजपा में और अब की भाजपा में ये अंतर है कि भाजपा का जो है सबका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा सबको साथ में लेकर चल रही है।
ये हमारा- मानते हैं आपकी सेकुलरिज्म की तरफ चल रही है भाजपा? बिल्कुल, भाजपा सबको साथ में लेके चल रही है, सेकुलरिज्म को लेके चल रही है भाजपा। आइए इसमें हम निजामी साहब का भी पक्ष ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आपने कहा मकान मिला, ये तो समाजवाद में भी हुआ था, ये मायावती के राज में भी हुआ था। उस ज़माने में काशीराम आवास बने थे, समाजवादी में भी आसरा आवास बने थे। बिल्कुल अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन हम इंसाफ के मामले में भी हम एक देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं अगर आफ्ताब ने गलत किया तो यकीनन उसको सज़ा होना चाहिए, लेकिन अंकिता के अभियुक्तों को भी सज़ा होना चाहिए। इसमें भी समानता आना चाहिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ जो है अगर अमन चाहते हैं हम, तो वहाँ हमें इंसाफ का निज़ाम को पहले कायम करें, क्योंकि निज़ाम अदल के बाद ही निज़ाम अमन आता है। और जिस मुल्क में शांति नहीं होती उसमें विकास नहीं होता। तो जब आप इंसाफ में, हमें इंसाफ में भी महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। ऐसा ना हो धर्म देखकर, जाति देखकर इंसाफ नहीं होना चाहिए। जहाँ गलत, मैं कह रहा हूँ, मैं अगर गलत हूँ, मेरा सगा भाई गलत है, बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए। इसमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने मुल्क आप देख लें तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है यहाँ, लेकिन धर्म देख का चश्मा और जाति का चश्मा देख कर ना हो। आपको लगता है कि जो 30 साल पुरानी भाजपा थी अब उसमें बदलाव आ रहा है? मुझे तो नहीं लगता, मैं उसमें और बिगाड़ आ रहा है। तो जिस तरीके से सेकुलरिज्म की तरफ जा रही है, 4 साल से मदरसा आधुनिकीकरण जो खुद भाजपा ने बनाया था, जिसमें उसमें उनकी तनख्वाह नहीं मिली है जनाबे वाला, जिसमें हमारे ब्राह्मण भाई भी हैं, उसमें टीचर हैं जो विज्ञान पढ़ाते थे, कहाँ मिला है ये? अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होता अब तक लोग स्ट्राइक कर चुके होते। ये भी कहाँ मिला बताइए? 4.5 साल मदरसा आधुनिक। आप एक तरफ कहते हैं कि हम एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप तनख्वाह नहीं देना चाहते पढ़ाने वालों को। ये सिर्फ नारे हैं। ये हमारा दर्द है। ये हम भी इस देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता देश देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है। और यकीनन ये हमारा मुल्क है, और इससे मोहब्बत करना जो नहीं करता है वो यकीनन गलत करता है। लेकिन इस मुल्क में अच्छा निज़ाम कायम होगा इंसाफ के बाद ही। जी आइए बात कर लेते हैं, दलित समाज के भी हैं, उनसे क्या कहना है उनका इस मामले में। जी देखिए, लगता है कि 30 वर्ष में और अब की भाजपा फर्क आया? सब ऐसा है, कमियां निकालने वाले तो हमेशा कमियां ही निकालते हैं। आप सेकुलरिज्म की तरफ भाजपा बढ़ी या नहीं बढ़ी? सब ऐसा है, भाजपा ने बहुत परिवर्तन किया है और हम इस बात को मानते हैं। हम दलित समाज से हैं, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और खुद एक संगठन चलाता हूँ, और उसमें मैंने ये देखा है कि हमारे कई लोगों को उसमें मान सम्मान दिया गया और रामपुर में दिया भी जाता है। आइए एक प्रतिक्रिया यहाँ पे इनसे भी ले लेते हैं। जी, आपका क्या कहना है इस? देखिए, मेरा ये कहना है कि भाजपा और आज की भाजपा, आज की भाजपा और 30 साल पुरानी भाजपा बहुत फ़र्क है। आज हमारी भाजपा इतनी बदल चुकी है कि मैं बताऊँ, आप भाई साहब कह रहे थे कि अंकिता वाला केस कह रहे हैं, यहाँ देखिए सब बराबर है। अभी आप देखिए कि हम अंकिता केस पर नहीं जा रहे हैं, हम इस केस पे आ रहे हैं कि जो 1992 की भाजपा थी और जिसमें काफ़ी फ़र्क डाल दिया था दो समुदाय के लोगों में, और आज की भाजपा सेकुलरिज्म की तरफ जा रही है, उसमें क्या अंतर है? बिल्कुल जा रही है। आज की भाजपा जो है सबको, हिंदू मुस्लिम, मैंने आपको अभी बताया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा नहीं है। पहले सोच अलग थी, अब बिल्कुल बदल चुकी है पार्टी की हमारी, सबको साथ लेके चल रही है। आइए इसी पे हम रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं एजाज साहब, उनसे जान लेते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व यूज़ करती है। वो शंकर भगवान के पास जाते हैं, राहुल गांधी, हमने देखा बहन जी मायावती जी भी सर्व समाज की बात करती हैं। इससे पहले वो तिलक तराजू तलवार की बात किया करती थी। तो ये तो नेता जो होते हैं एक से एक बढ़कर अभिनेता होते हैं। हम ये अगर ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि अमुक पार्टी अपनी विचारधारा से बदल रही है, तो हमें आंकड़े देखना पड़ेंगे कि जनता का विकास हो रहा, उसके आंकड़े क्या है। अगर अल्पसंख्यकों का सिविल सर्विस सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा का प्रसार हो रहा है। अगर अल्पसंख्यक समाज खेलों में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है तो उसका मतलब स्वास्थ्य में आगे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर वो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब शिक्षा का जो टेक्निकल ढांचा, स्किल लेवर है, वो ज़्यादा हो रही है। उनका आर्थिक विकास हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। तो आपको धरातल पे परिणाम दिखाना होंगे, चुनावी वादों से काम नहीं चलता। आपको आर्थिक विकास उतारना पड़ेंगे, क्योंकि मुसलमान आर्थिक रूप से इस टाइम दलितों से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ऐसी योजनाएं लेके आना पड़ेगी। अब इस हमारे यहाँ शहर में लगभग 2 वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना कोई सैंक्शन ही नहीं हो रही है। तो समस्या क्या ये है कि वो कहते हैं कि साहब पहले इसका जो प्रतिशत था ज़्यादा था, अब दूसरे तहसीलों में दिया जा रहा है, जैसे बिलासपुर में, सुआर वगैरह में। तो हमारा ये कहना है कि आप ऐसी छोटी छोटी योजना लाएं कि वो मुसलमानों में अधिकतर जो है मजदूर वर्ग से आते हैं, तो मजदूरों का कल्याण हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए तो उसका विस्तार किया जाना चाहिए, अल्पसंख्यकों को विशेष पैकेज देना चाहिए, छात्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए,
उल्टा रहा है कि छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही है, शिकायत हो रही है। तो हमारे आंकड़े बोलेंगे सरकार के कि सरकार की नीयत अच्छी है या नहीं है। हमें लफ्ज़ों में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ आंकड़ों को देखना है। आइए इस पे एक रिएक्शन ले लेते हैं। निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात कही कि हमें ज़मीन पर दिखना चाहिए विकास। मैं 2 बेटियां, मेरी एक बड़ी बेटी मेडिसिन में है, छोटी इंजीनियरिंग में है, और बेटा मेरा भी है। स्कॉलरशिप अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। चलिए, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं जानता हूँ मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और यकीन मानिए दांत से पकड़ के पैसा खर्च करता हूँ, तब जाकर उनकी फ़ीस जमा कर पाता हूँ। एजुकेशन का जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, एक गरीब आदमी तक एजुकेशन, मैं मानता हूँ एजुकेशन एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बिल्कुल एक लेवल पर होना चाहिए। देखिए, मौलिक अधिकार में आता है, आर्टिकल 21A हमारे मौलिक अधिकार में आता है। अभी बड़ी अच्छी बात कही हमारे भाई साहब ने कि अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम शिक्षित होंगे तभी तो संगठित होंगे, तभी तो संघर्ष करेंगे। अगर शिक्षित ही नहीं होंगे तो हमारा संगठन भी उसका वो दिशाहीन हो जाएगा, क्योंकि अम्बेडकर जी ने ये भी कहा था तुम्हें अगर दशा तुम्हारी सही करना तो तुम्हें दिशा भी सही करना पड़ेगी, और दिशा सही करने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। सरकार का ये मौलिक अधिकारों में आता है। आप हमसे टैक्स लेते हैं, आप हमें शिक्षा क्यों फ्री नहीं देते, आप हमें स्वास्थ्य क्यों फ्री नहीं देते, इंसाफ क्यों फ्री नहीं देते, ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है। आज इंसाफ कितना महंगा हो गया, एक गरीब आदमी फंस जाए उसके बस की बात नहीं हो, इंसाफ उसको मिल जाएगा। एक गरीब आदमी बीमार हो जाए, सरकारी उस अस्पताल में सुविधा नहीं है, वहाँ मर जाएगा, और प्राइवेट में जाएगा तो मरेगा या जिएगा वो तो ऊपर वाला जाने, उसका माल ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। आइए यहाँ पे पूछ लेते हैं दलित समाज के जो युवा नेता उनसे, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है जी? क्या प्रतिक्रिया? शायद सर को ये बात नहीं पता है। अभी बोला कि अगर मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर जाया जाए सरकारी हॉस्पिटल, तो उसमें इलाज नहीं हो पाता है। शायद अभी तक सर का शिक्षा फ्री है क्या? शिक्षा देखो सर, शिक्षा ऐसा है, शिक्षा तो फ्री ऐसा है कि कई गवर्नमेंट मतलब वो हैं स्कूल्स, ठीक है, उसका वही है कि समानता सबके लिए नियम होना चाहिए। सबके समानता है, नियम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। क्या स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए? नहीं, स्वास्थ्य तो फ्री है, 1 रुपया पर्चा, और कितना महंगा है 1 रुपये में पर्चा बनवाना। ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता ना सर? नहीं है सर, रेफर कर देते हैं। नहीं रेफर देखो ज़्यादा इमरजेंसी, डॉक्टरों की कमी है। जब नहीं ज़्यादा इमरजेंसी होगा तो रेफर तो करने। हार्ट के डॉक्टर हैं रामपुर में? सर हार्ट के एक ही हॉस्पिटल है, तो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर तो बहुत 300 बेड का हॉस्पिटल है। 300 बेड का, तो अब वो उनकी पर्सनली वो है ना प्रॉब्लम कि अगर वो कितने डॉक्टर रख रहे हैं। तो ये सरकार है, सरकार को तो जनता का ख्याल रखना चाहिए। जनता का सरकार 28 लाख की लगभग आबादी है रामपुर की। मैं आपकी इस बात को रोके, डॉक्टरों की कमी है रामपुर में? नहीं। जिसकी डॉक्टरों की कमी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? नहीं। हाँ वो तो है। कितनी कमी? एक कम से परसेंटेज क्या बताया जाए, ये है कि जिस हिसाब से अगर हॉस्पिटल में जगह हैं उस हिसाब से तो वैकेंसी देनी चाहिए, होनी चाहिए ना। सरकार का दायित्व है कि आपका हमारा है? नहीं, सरकार का ये सब हमारा। कमी सरकार की तरफ से छोड़ी जाती है या नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इसी बात का जवाब देना चाहता हूं। अभी रामपुर में अभी कुछ लोगों ने अभी बोला था कि रामपुर में रोजगार नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। ये बताइए, इससे कई सालों से और सरकारों को ये वोट देते आए हैं, तो उसमें कितना रोजगार रामपुर में पैदा हुआ है? भाजपा ने तो फिर भी इस बात के लिए कहा है हनी भैया ने कि हम यहाँ पर हम यहाँ पर उद्योग पैदा करेंगे, जो उद्योग नगरी पहले थी। हम इस पर भी आपका रिएक्शन लेंगे। हम ये भी दूसरी बात पर आ जाते हैं जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने अभी स्वास्थ्य की बात कही। अभी तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लेकर गया जो एक्सीडेंट का पेशेंट था, दिमाग में उसको चोट लगी थी। 9 बजे से पेशेंट 11 बजे तक तड़पता रहा, उसका जो है MRI होना था, नहीं हो पाया। फिर सीरियस कंडीशन हो गई तो बेचारा प्राइवेट गया। उसके बाद पता नहीं उसका क्या हाल हुआ, क्योंकि मैं उस बेचारे के साथ आगे नहीं जा पाया था। मैं यही बता रहा हूँ, आपकी एंजियोग्राफी का मैटर होता है। हार्ट का पेशेंट, मैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड हूँ, हार्ट के पेशेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा देर करेंगे हार्ट का पेशेंट, फिर उसका हार्ट वो आपको उसके बाद ये जो मूल हमारी जो सुविधाएँ, देखिए कोई भी सरकार जब अच्छी नहीं मानी जाती कि चंद लोगों को करोड़पति बनाए, जब तक वो स्वास्थ्य, शिक्षा और इंसाफ को आसानी से ना दे। आइए बाकर साहब हैं यहाँ भाजपा से, उनसे बात कर लेते हैं। जी देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जहाँ ये मेडिकल ये बात कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं आयुष्मान कार्ड किसी सरकार ने नहीं दिया। 5 लाख का 5 रुपए कोई नहीं देता है रिश्तेदार जब कोई बीमार हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया। आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि रामपुर में या कोई सहूलत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक टेलीफोन आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कि उनका स्टेंट पड़ना है, यहाँ से डॉक्टर कह रहे हैं दिल्ली ले जाओ। उसका ने 1 रुपया नहीं था। जिसका फ़ोन आया था, मैंने उसी वक्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया और मैंने एम्बुलेंस को ये कहा, मैंने कहा ये रामपुर नहीं दिल्ली जाना है। तो रामपुर से एम्बुलेंस आई और उस एम्बुलेंस सीधी हॉस्पिटल पहुँची और उसको पंत हॉस्पिटल पहुँचा के आई। और उस तो मानते हैं कि रामपुर में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया? कहाँ का? नहीं मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं। रामपुर रेफर किया है? स्टैंड में बताऊँ आप, रेफर किया नहीं है, बिल्कुल रेफर। कितने बेड का हॉस्पिटल है रामपुर में?
रामपुर में आप इतना कितने बड़ा बेड का हॉस्पिटल बनाया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन उस हॉस्पिटल को उन्होंने जिनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे से बने थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर इस वजह से वहाँ पर नहीं रखे क्योंकि इनको मेडिकल कॉलेज खोलना था अपना। भाजपा की सरकार 7 साल से है, आपने क्या प्रयास किया? जी 7 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या प्रयास किया? देखिए, नहीं मैं बताऊं, भाजपा ने अब ये आपको दिया तो है 5 लाख का कार्ड। अगर आप रामपुर में नहीं, रामपुर में ट्रीटमेंट तो नहीं हो पा रहा इतने बड़े हॉस्पिटल में। नहीं, रामपुर में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन्होंने एक 5 होना लाख चाहिए का नहीं? आपको बीमा का आप दिया है। हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्या कराइए। रामपुर की जनता का ट्रीटमेंट रामपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए या बाहर जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए रामपुर में। कमियां हैं, डॉक्टर नहीं है। नहीं, डॉक्टर का होना चाहिए यहाँ पर। आप बिल्कुल बात सही डिमांड करेंगे आप डिमांड सरकार से? बिल्कुल करेंगे हम सरकार से। और अब हमारे आकाश सक्सेना हनी वो विधायक नहीं, वो मंत्री होंगे। लगता है जो समस्याएं दूर होंगे, बिल्कुल समस्याएं दूर होंगी। और एक बात बता दूं मैं आपको, देखिए मोदी फैक्ट्री बंद पड़ी है, हम इस पर भी जिक्र करेंगे। अभी इनका हमारे पत्रकार साथी हैं सीनियर अजय साहब, उनसे थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए राजीव जी, इसमें 2 मुद्दे उठाए गए, शिक्षा और स्वास्थ्य का। सबसे पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए, इनका जो कहने का तात्पर्य था वो ये था कि जो भाजपा समर्थक, उनका कहना था कि मुफ्त शिक्षा है, और जो भाजपा विरोध था उनका ही कहना था कि मुफ्त शिक्षा नहीं है। ऐसा है कि मुसलमानों में लड़के 10वीं तक और लड़कियां 12वीं तक अधिकतर जो होते हैं ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो निज़ामी साहब का जो मुद्दा था वो ये था कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, उसमें मुसलमान आगे नहीं आ पा रहे। जबकि ये बात सत्य है कि 12वीं तक तो लड़कियों की शिक्षा फ्री होती है। टेक्निकल एजुकेशन की जहाँ तक बात है, इसके लिए कोशिश ये करना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया जैसे 2 विश्वविद्यालयों के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक संस्थान बनाए जाएं जो इस तरह की शिक्षा को आगे बढ़ाएं। एक व्यक्ति अकेले, ज़फ़र महमूद साहब ने अपने प्रयास से जो सिविल सर्विस में आने वाले बच्चे उनका प्रतिशत बढ़ाया था। पहले 25-30 आते थे, उसके बाद 2 बार 50 तक भी पहुंच गए थे। तो ऐसे और से संस्थान आना चाहिए जो सिविल सर्विस और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ट्रेनिंग दें। टेक्निकल एजुकेशन के लिए संस्थान बढ़ाए जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए। मैं एक अरब राजकुमार हैं, वो फुटबॉल की टीम खरीद लेते हैं। फुटबॉल की टीम आप खरीद सकते हो तो आप बहुत नासा क्यों नहीं खरीद सकते? सवाल ये है कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है ना साइंस की तरफ जाने के लिए। आप मदरसे को चंदा देते हो, आप मस्जिद को चंदा देते हो। हम हमेशा शिकायत करते हैं कि आप रोते रहते हैं मुसलमान की, हमारे यहाँ मीडिया नहीं। अरे मीडिया को खड़ा क्यों नहीं करते आप? मीडिया संस्थान क्यों नहीं बनाते आप? उससे खर्चा क्यों नहीं उठाते आप? डोनेशन नहीं देंगे आप? मस्जिद मदरसे में दे देंगे, मस्जिद में एक ऐसी पहले से मौजूद 4 लगा देंगे। लेकिन किसी बीमार को आप पैसा देने से हिचकिचाते हैं। किसी बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए अगर कोई बच्चा डॉक्टरी पढ़ना चाहता है तो 10 आदमी मिलकर उसको नहीं पढ़ाना चाहते। तो ये समाज कैसे सिविल सर्विसेज को आगे बढ़ाएगा? ज़फ़र महमूद साहब जैसे अगर 100 व्यक्ति होते तो सिविल सर्विसेज में हमारा प्रतिशत 4 से बढ़ते कम से कम 12-14 होता, जो हमारी जनसंख्या है उसके आधार पे हमें सहायता मिलती। तो हमेशा हम सरकार से उम्मीद करने के बजाय समाज को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। दूसरी बात ये स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य का ढांचा बहुत ही ख़राब है भारत में, और ऐसा कहते हुए ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए 9 साल की मोदी सरकार को कोसने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि मोदी सरकार ने बहुत से एम्स लाए हैं, प्रयास किया है, लेकिन गति धीमी है। एम्स जैसे अस्पताल जरूरत नहीं है, वेस्टर्न यूपी में नहीं है। देखिए, हमारी सरकारों ने हमारी आज तक 7 दशक गुजर गए, भावनात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव जीता है। ये जनता भावनात्मक मुद्दों पर वोट देती है, ये जनता मस्जिद मंदिर पर वोट देती है, स्वास्थ्य के ऊपर वोट ही कब देती है, शिक्षा के ऊपर वोट ही कब देती है? जैसी जनता वैसी राजा होगा, जैसी प्रजा डिमांड करेगी वैसी होगी। जनता में जागरूकता नहीं है। जब जनता जागरूक हो जाएगी, जब जनता अस्पताल और स्कूल मांगेगी, तो जो शासक होंगे उनको मजबूर होकर देना पड़ेगा। आइए निजामी साहब इसमें अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, आइए जान लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हो। बहुत अच्छी बात कही। यकीनन सिर्फ सरकारें सब कुछ नहीं करेंगी, हमें सिविल सोसाइटी को भी करना चाहिए। यकीनन इस पर भी प्रयास हो रहा है। मैं खुद जागरूक करता हूँ अपने मुस्लिम समाज को कि हम शादियों में फजूल खर्ची ना करें, हम मकान बहुत ज़्यादा महंगे ना बनाएं, हम मस्जिद भी बहुत खूबसूरत ना बनाएं, हम अपने तालीमी इदारे बनाएं ताकि हम अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। और उनको ख्वाब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाने के नहीं, बल्कि उनको डीएम, एसपी, कमिश्नर हम जुडिशरी में भेजने की कोशिश करें ताकि समाज को बनाने में उनका एक रोल हो, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग वाली जगहें होती है, उस पर भी समाज काम कर रहा है, उस पर भी इनिशिएटिव लिया जा चुका है और हम समाज को जागरूक कर रहे हैं इस बात को। लेकिन सरकारों का भी कोई जिम्मेदारी होती है। स्कॉलरशिप क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? मैंने आपसे अभी सवाल किया, हम पढ़ना चाहते हैं, आप जेलों में देखें मुसलमान 27% है, लेकिन हमारा ड्रॉप आउट रेट जो एजुकेशन में है, माफ़ी चाहूँगा, ग्रेजुएशन तक सिर्फ 4% पहुँच पा रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी।
ऐसा नहीं कि पैसे की प्रॉब्लम। हाँ, हम पढ़ाना नहीं चाहते। आप जाके देखिए, एक रिक्शा वाला भी पढ़ाना चाहता, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता, लेकिन एजुकेशन इतनी महंगी हो गई। सरकार दलित समाज का भी रिएक्शन ले लेते हैं जी, लगता है कि एजुकेशन महंगी हुई है? सब एजुकेशन जब तक महंगी रहेगी रामपुर के अंदर, जब पूरे तक देश की बात कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल तो देखिए देश में इतना मैं घूमा नहीं हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली देश को तो नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि मेरा जब जिस चीज़ में नॉलेज नहीं हो ना, उस आदमी को बोलनी नहीं चाहिए। नहीं, आप क्या मानते, सस्ती होनी चाहिए शिक्षा? नहीं। मैंने जब देश ही नहीं घूमा, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए? हाँ, नहीं। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए? नहीं। लेकिन मेरा कहना ये है, शिक्षित होना चाहिए? नहीं। अब मेरी बात भी सुनिए थोड़ा सा। ऐसा है, जब तक मैं रामपुर के विकास से सबसे पहले बात करता हूँ, क्योंकि रामपुर में कभी माहौल चेंज होता नहीं देखा मैंने। चलिए, विकास पे भी अभी बात करेंगे आपसे, और हम अब जान लेते हैं, बाकर साहब भी हैं हमारे साथ। मुस्लिम समाज को विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए कि वो कहते हैं बच्चों को पढ़ाना चाहते पढ़ते नहीं है। आप दिल्ली में या किसी भी बड़े शहर में आप चले जाइए, 11 बजे बाद किसी दलित मोहल्ले में, मैं पहले जब दिल्ली गया सन 99 में, तो पहले मैं सदर बाज़ार में गया पुरानी दिल्ली में, वहाँ रात के 2 बजे तक आबादी रहती थी। फिर निज़ामुद्दीन में गया, वहाँ 1 बजे तक आबादी रहती थी। फिर भोगल गया, वहाँ कश्मीरी अफगानी रहते थे, तो वहाँ 12 बजे तक रहती थी। जब मैं आश्रम पहुँचा तो वहाँ 11 बजे आबादी बिल्कुल नहीं होती थी, सड़क पर कोई आदमी नहीं दिखाई देता था, इक्का दुक्का दिखा देते। जबकि होना ये चाहिए कि मुस्लिम समाज में रात को इशा के बाद ये होना चाहिए 9 बजे के बाद बच्चे सो जाएं और सुबह 4 बजे भोर में उठ जाएं। लेकिन आप ये देखें कि रात भर मुसलमान मोहल्लों में आबादी रहती है, सड़कों पे खड़ी होकर फालतू बातें करते रहते हैं। सुबह को जो उनको नमाज के लिए उठना चाहिए उठते नहीं है। तो हम मुसलमान समाज को अनुशासित करना पड़ेगा, हमेशा सरकार को कोसते नहीं रहना चाहिए। अब लंदन में देख लें, यूके में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनमें एजुकेशन का प्रतिशत गिरता जा रहा है, जबकि जो सनातनी समुदाय है वो अमेरिका में, यूके में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। हमेशा सरकार को कोसने के बाद जाए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हमें आत्मंथन करना चाहिए, खुद को सुधार करना चाहिए। आइए, निजामी साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। मैं आज़ाद साहब की बिल्कुल बात से इत्तेफाक रखता हूँ। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, गलतियाँ हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। मैं खुद सुधार होगा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। देखिए, घड़ी की 2 सुइयाँ होती हैं, बल्कि 3, 1 सेकंड वाली, 1 मिनट वाली, 1 घंटे वाली। आपको चलती हुई नज़र कौन सी आती है? सेकंड वाली, लेकिन चल वो भी रही हैं। रिवोल्यूशन और रिफॉर्मेशन में यही फ़र्क होता है। रिवोल्यूशन दिख जाता है लेकिन रिफॉर्मेशन नहीं दिखता। हम समाज पर इस पर भी काम कर रहे हैं, हम लोगों को जगा रहे हैं इस बात पर कि जो समाज के जागने का टाइम होता है तुम सोने जाते हो। हम अपने नौजवानों पे इस पर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जागरूक हो रहे हैं। मेरे अपने बच्चे 90+ से कभी कम मार्क्स नहीं लाए, तो ये जागरूकता तो मैं लेकर आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, हमारे हिजाब के बाद मेरी दोनों बच्चियां पूरे हिजाब में रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और एक नहीं, पूरे ब्रांचेस को टॉप करती हैं। और जबकि आप देख रहे हैं कितना तो अब हमारे यहाँ जागरूक, मेरी खुद मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरी मिसेस सी MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc हैं। तो समाज सुधर रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ महंगाई नहीं पड़नी। हाँ, महंगाई नहीं पढ़ने देती। चलिए, बाकर साहब हमारे साथ में हैं। ज़मीनी स्तर पर सुधार का असर नहीं दिख रहा है। कुछ समुदाय हैं जैसे शमसी समुदाय हैं, उनमें समाज सेवा बढ़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि आम तौर पे मुसलमानों में समाज सेवा का प्रचलन नहीं है। ये ईसाई मिशनरी से आया है, बात रामपुर की नहीं है, बात भारत की नहीं है, मुस्लिम देशों में भी ये स्थिति है। एक व्यक्ति यूनुस साहब ने इस्लामिक बैंकिंग की बांग्लादेश में, उनको नोबल मिल गया। एक आदमी ने पूरे बांग्लादेश की किस्मत को संवार दिया। तो ज़रूरत है एक ज़फ़र महमूद IAS अफसर को आगे बढ़ाने की। तो ऐसे उदाहरण हैं, इनसे सीख के मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना चाहिए। मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, पुरानी मस्जिदें टीन वाली थी, वो कंडीशन हो जाती हैं। क्यों नहीं आप एक चंदे वाला स्कूल बनाते जिसमें बच्चे फ्री जो टेक्निकल एजुकेशन करें। कुछ ऐसी शिक्षा होती है, जैसे अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी में बच्चों को बड़ा एक हीन भावना से गुजरना पड़ता है। जब मैं खुद रामपुर से मुंबई विश्वविद्यालय में गया था तो मुझे हीन भावना से गुजरना पड़ा था। अंग्रेज़ी सीखने के लिए मुझे काफ़ी समय बर्बाद करना पड़ता था। फ्री में अंग्रेज़ी सिखाने के लिए आप बच्चों के लिए क्यों नहीं एक कोचिंग क्लासेस लगा देते। एक मशीन छोटी सी आएगी, उससे एसेंट जो तलफ़ुज़ होता है, उच्चारण होता है, वो भी सीख लेंगे। उन्हें कॉल सेंटर में अच्छा जॉब मिल जाएगा, कॉल सेंटर में बहुत अच्छी आज का तनख्वाह मिलती है। सवाल ये है, समाज में जागरूकता ही नहीं है, मानसिकता नहीं है समाज सेवा की। क्रिश्चियन मशीनरी जैसी सोच नहीं पैदा हो रही है। तो सोच कोई बदलना नहीं चाहता। मुसलमानों में समाज सुधारकों की जगह ही नहीं है। जो अगर आएगा तो उसके विरुद्ध बगावत कर दी जाएगी, उसको धरातल पे पहुंचा दिया जाएगा, हाशिए से हटा दिया जाएगा। जब तक खुद नहीं बदलेंगे समाज नहीं बदलेगा। चलिए, शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि हमारा एक अगला क्वेश्चन आ रहा है जी। देखिए, ऐसी बात, एतराज़ बहुत आसान होता है, हम लोग काम करते हैं, सिर्फ एतराज़ से कुछ नहीं होता। आपकी जो नहीं, जो अच्छी बात है, नहीं, वो एतराज़ नहीं, सारा ठीकरा आप सरकार के ऊपर नहीं फोड़ सकते। आपको खुद भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में संविधान के दायरे में रहकर हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 हमें इसकी राइट देता है।
हाँ, हम उसको बात कर रहे हैं। और हम सरकार को क्यों बनाते हैं बताइए? अगर क्या सरकार को सिर्फ हम सवाब की नीयत से बनाते हैं? सवाब की नीयत से तो फिर हम पार्लियामेंट में क्यों जाते हैं? वहाँ तो अपने हुकूक की वकालत करने जाते हैं ना। अगर सवाब की नीयत से जाना हो तो मस्जिद में जाएंगे, वहाँ नमाज़ पढ़ने में सवाब मिलेगा। हम ये नहीं कहना चाहते, मैंने आपसे पहले कहा कि इनकी बातों में कुछ दम है। जहाँ आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के बजाय वक्फ बोर्ड मांगा, आपने 3 तलाक के विरुद्ध मुक्ति मांगी, आपने वो बुनियादी मुद्दों पे बात ही कहाँ करी? आपके नेता नहीं हुए? कितने ताकतवर मंत्री हुए? क्यों नहीं उन्होंने शिक्षा का प्रचार करा? क्यों नहीं उन्होंने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया? लगातार ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारी स्कॉलरशिप को बढ़ाया जाए, हमारी हज सब्सिडी खत्म कर दी जाए। आपने हज सब्सिडी खत्म कर दी, हमारे कितने कॉलेज बनाए? मैं रामपुर पूछ रहा हूँ, कितने गर्ल्स कॉलेज बने यहाँ पर? आइए बाकर साहब से मैं बता रहा हूँ रामपुर में असल में इनकी मानसिकता जो रही है वो 41 साल से जिसका यहाँ पे राज रहा है उसकी मानसिकता रही है। उन्होंने 41 साल में एक जौहर यूनिवर्सिटी बना के खड़ी करी जो जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से है। उसमें आप जाके एजुकेशन 1 लाख फीस 2 लाख फीस, जब कभी भी भाजपा की सरकार आती है लोगों के जो दांत हैं ना मुंह में आ जाते हैं, और जब समाजवादी की सरकार होती है तो दांत पेट के अंदर चले आते हैं। ये मैंने देखा है। और ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन रामपुर में कॉलेज हैं, किसने बनाए? सरकारी कॉलेज हैं सब, यहाँ पर फ्री पढ़ाई हो रही है। लेकिन उसके जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इनके एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा है इनके मुंह से। जो जहाँ पर 1-1 लाख 2-2 लाख फीस है उसका कोई जिक्र नहीं है। आज इसी वजह से आज उनका आप हाल देख लीजिए उनका क्या हुआ है। रामपुर में एक मदरसा लिया था, नहीं सरकार तो है, इसी वजह से सब हो रहा है। देखिए रामपुर में एक मदरसा लिया था, ये सब जानते हैं, मदरसा लिया था यहाँ पे। लोग कहते हैं भाजपा सरकार उसके खिलाफ है। अभी महाराज रामपुर में आए थे, जब उन्होंने आके ये कहा कि मदरसा आलिया को उसी 100 रुपये लाया जाएगा, उसकी पांडुलिपि जो उसकी वहाँ चोरी करके ले गए थे आजम खां, और उसका जो फर्नीचर वो बरामद हुआ वहाँ से, तो ये सब यहाँ पर हुआ। चलिए ऐसा है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में आपने बनाया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जामिया के संस्थापक थे। जामिया क्यों बनाई गई? आज एक बच्चे को पूछ लिए इसमें से ये नहीं बता सकता जामिया क्यों बनाई गई। जामिया इसलिए बनाई गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कट्टरपंथियों का संस्थान था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक सेकुलर राष्ट्रवादी संस्थान करते चाहते थे, तो राष्ट्रवाद के नाम पे बनाई गई थी जामिया। आप मानते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर बनाई गई, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ अलगाववाद की बात करी, इन्होंने कभी एक सर्व समाज के साथ चलने की कोशिश नहीं करी। अब आज वो दूसरे लोग अगर आपके समाज को अशराफ और पसमानदा में बांटते तो आपने जगह दी। आपने क्यों अशराफ और पसमानदा का भेदभाव किया? आपने पठान जुलाहे का मुद्दा क्यों खड़ा किया? आपने पठान जुलाहे को अस्तित्व में नहीं आने दिया होता। जी क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया, सवाल कर दिया इन्होंने। नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही बात करी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात है। भारतीय जनता पार्टी वही सबको साथ लेके, और जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 32 साल पहले, भारतीय जनता पार्टी 32 साल पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है। बदली नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदली है। नारा तो नहीं लगा? नहीं, नारा भूल गए क्या? नहीं, नारा भी लगा, भूल गए? नहीं, मैं बता रहा हूँ उसी बात को। लेकिन हमारे जो विरोधी हैं, जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 32 साल पहले भी उनका वो नारा था भाजपा के खिलाफ मुसलमानों का, और आज भी उनका वही नारा है। आप योगी जी आए हमेशा जब भी साथ में थी, भाजपा का बिल्कुल हमेशा साथ में रहती है, सबको साथ में लेके चलती है। नहीं अब चल रही है, पहले तो उसकी नीति कुछ अलग लग रही थी। नहीं, नीति सब एक थी, लेकिन लोग मुसलमान नहीं जोड़ रहा था। क्यों? आज हर धर्म का आदमी जोड़ रहा है। कारण उनको समझा नहीं था बीजेपी को, किसी समझ गया, समझते थे कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। ये कह के ये जो अपोजिशन वाले हैं ये कहते थे हिंदुओं की पार्टी है, दिमाग में भर दिया था। लेकिन आज मुसलमान जागरूक हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ गया है। सुन लेते हैं, यहाँ पे हमारे वेद जी हैं। मुस्लिम भी आजकल जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदू क्या लगाता है? अब्दुल्ला जय श्री राम लगाता है, हिंदू। मुसलमान भी लगाता है। अब्दुल क्या लगा रहा है? अब्दुल तो सब कुछ लगाता है। पोछा लगाएगा क्या? नहीं, पोछा क्यों लगाएगा? दरी बिछाएगा? कुछ भी नहीं बिछाएगा, अब्दुल राज करेगा। अच्छा आइए बात कर लेते हैं। सेकुलरिज्म इसको नहीं कहते कि मुसलमान पूजा करने लगे और हिंदू नमाज पढ़ने लगे। सेकुलरिज्म कहते हैं कि जियो और जीने दो। दूसरी बात ये इन्होंने एक बात कही, एक मिनट मेरी बात पूरी परिभाषा है, गुमराह कर रहे हैं। सेकुलरिज्म की परिभाषा विकिपीडिया में खोल के देख लीजिए। सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्टेट सेकुलर है। अगर एक मस्जिद के सामने कोई गंदगी फेंक जाए तो सरकार नहीं बचाने के लिए आएगी। मंदिर के सामने कोई गंदगी फेंक जाए तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यूरोप में लोग आते हैं, वहाँ पे नारे लगाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्टेट का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, तो स्टेट उसकी रक्षा भी नहीं करेगा। भारत में जब संविधान हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो उस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि रिलीजन को हम क्या कहें? धर्म को हिंदी में कहते हैं शाश्वत कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूर्य का उगना, रोशनी देना, पानी का बहना। तो उन्होंने इसकी जगह शब्द उपयोग किया गया, हिंदी में शब्द लाया गया कि पंथ।
तो हम धर्म शब्द की बात नहीं करते, हम पंथ शब्द की बात करते हैं। अंग्रेजी के रिलीजन को उसी तरीके से सेकुलरिज्म को उन्होंने गलत परिभाषित कर दिया। सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट किसी मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी। अगर मुसलमानों का कोई अनहित हो रहा है तो स्टेट दखलंदाजी नहीं करेगी, हिंदू का अनहित हो रहा है तो मुसलमान दखलंदाजी नहीं करेगी, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। इन्होंने सेकुलरिज्म को क्या बना दिया, धर्म का रक्षक। ये बात कर लेते हैं निजामी साहब से। आपने कहा सेकुलरिज्म, मैं भी कहता हूँ, हम कह रहे हैं अगर मदरसे हैं हम चला लेंगे, हमें आपसे पैसे भी नहीं चाहिए, हम खुद जो कर रहे हैं। धर्म के मामले में आप मत पढ़िए, हमारे यहाँ 2% लोग उसे मदरसे में पढ़ते हैं, 98% डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप एजुकेशन तो देंगे, ये सेकुलरिज्म का मतलब है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा भाजपा में मुसलमान जा रहा है, क्यों जाए साहब मुसलमान? क्या किया आपने इन 8 सालों में मुसलमानों के लिए? क्या बिल्किस बानो के आपने अपराधी नहीं हो, अभियुक्त हैं वो, और कोर्ट ने उनको सजा दी है। आप उनका सम्मान कर रहे हैं। क्या हमारा मन आगे जाने को कहेगा? हमारा दिल चाहेगा आने को? बात कर ले। ना भाजपा ने सम्मान नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे नहीं, आपने नहीं छुटाया, उनको छुटाया जवाब के आप बिल्कुल नहीं, गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, बुनियादी बातें इनसे पूछिए कि जरा इस्लाम में लोकतंत्र के समर्थन में 4 आयतें बता दीजिए। कितने इस्लामिक देशों में लोकतंत्र क्यों नहीं पनपता है? आप तो उसको तो इब्लीस का निज़ाम, शैतान का निज़ाम कहा जाता है। एकमात्र लॉबी थी मौलाना मौदूदी की, उनके एकमात्र चेले जावेद अहमद गामदी साहब, जो नॉर्थ अमेरिका में, कभी अमेरिका कनाडा में रहते हैं, वो लोकतंत्र को सब सपोर्ट करते हैं। वो जो 42वीं सूरा है उसकी 38वीं आयत पढ़ के बोलते हैं हम शूरा बैनहुम, तो उस आधार पर वो कहते हैं कि कुरान में जो है लोकतंत्र के लिए स्थान है। बाकी तो जो मुसलमान है वो लोकतंत्र को मानते ही नहीं है, वो तो खिलाफत की बात करते हैं। तो आप पहले ये तो समझा दीजिए मुसलमानों को कि लोकतंत्र उनका एक जो जीवन शैली, जो शासन शैली हो चाहिए वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। देखिए जब रामपुर में, हम यूपी की बात करते हैं और रामपुर की बात करते हैं, जब यहाँ पर समाजवादी की सरकार आई, सबसे ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पर हुआ और दलितों पर भी हुआ। इनकी बस्ती भी उड़ाने का था, मुसलमानों का भी था। जब हुआ मुसलमान की दुकान टूटेगी, मुसलमान का मकान टूटेगा और मुसलमान चरस में जेल जाएगा। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोई एक आदमी आके ये नहीं कह सकता किसी मुसलमान का घर टूटा है, किसी मुसलमान की दुकान टूटी है, किसी मुसलमान की ज़मीन पे कब्जा हुआ है और किसी मुसलमान को चरस में जेल में रहा है। उनके 16,000 मकान बनाए गए हैं। और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी आई है, नहीं बुलडोजर फिर क्या है साहब? क्या आप नहीं, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, बुलडोजर क्या है? एक मिनट रुक जाइए। आप अदालत नहीं है, आप न्यायपालिका। देखिए, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन, वो उन्होंने लूटपाट करके अगर उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, तो अगर लुटेरा है तो उसका घर टूटेगा। कौन तोड़ेगा? मैं, देखिए, लॉ वो कानून, देखिए वो जज करेगा। हर, देखिए, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं करेगा, इंजीनियर वो सरकार नहीं करेगी। आप जस्टिस शाहबानो केस में आपने कोर्ट माना था, जब शाहबानो का फैसला किया तो उस वक्त आपको अदालत नहीं याद आई थी। ये सिर्फ पाखंड छोड़िए, आप अलगाववाद मत फैलाइए, आतंक मत फैलाइए, ये इस तरीके से समाज को बांटने की बातें मत करिए। इस नीति पे कस के आप एक अच्छा भाषण तो दे सकते हैं, आप शोर शराबा तो कर सकते हैं, आपका भाषण बड़ा लुभावना होगा, लेकिन देश जमीन पे बंटता है, इससे नफरत पैदा होती है, इससे समाज बंटता है। आपको पता है बाहर रास्ता क्या होता है, समाज में लोगों की क्या स्थिति है। एक आम साधारण संख्या को जो बहुसंख्यक इलाके में आता है उसको घर नहीं दिया जाता। इसी वजह से जो आप लोगों ने जहर बोया है, आप लोगों ने शाहबानो केस का आर्टिकल 25 हम, ये संविधान ही कहता है, आर्टिकल 25 हमें ये अधिकार देता है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने धर्म को, क्योंकि राइट टू हमें लिविंग की हमें संविधान इजाज़त देता है, हमें प्राइवेसी की भी इजाज़त देता है। हम अपनी आस्था में, और कुरान भी ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती मत करो। एक धर्म के आधार पर एक बार विभाजन हो गया, उसी मुद्दे को क्यों लेके आते हैं? आप मेरी बात को गलत कोई पार्टी नहीं बनाई गई थी, कोई मुस्लिम पार्टी नहीं बनाई गई थी उत्तर भारत में, कोई पार्टी इसलिए नहीं बनाई गई थी, मौलाना आजाद और सरदार पटेल गए, उनका मुस्लिम पार्टी की जरूरत नहीं है। दोबारा से भावना होंगी, दोबारा जब से आपने सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ाई, एक दूसरी तब एक आम जनता बीच में बढ़ गई, एक सांप्रदायिक खाई हो गई है। आज आप लोग, आप कभी भी आप तहसील जाइए, तहसील में भीड़ क्यों नहीं है? भीड़ इस वजह से नहीं है, कोई मेंढ काटने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेंढ काटेंगे तो हमारा भूमाफिया का मुकदमा कायम होगा। आज थानों में भीड़ क्यों नहीं है? क्योंकि गुंडा राज नहीं है, उनको पता है अगर गुंडा राज करेंगे तो गोली पड़ेगी हमारे योगी जी की। इस वजह से गुंडा राज नहीं। देखिए, नहीं गलत कह रहे हैं। देखिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ गन नहीं होने का। और अगर देश का प्रधानमंत्री भी, देश का चीफ मिनिस्टर भी कानून वो भी शपथ जब लेते हैं, जब बैठते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित शपथ लेते नहीं लेते, इसलिए चाहे देश का प्रधानमंत्री हो वो भी संविधान के दायरे में आता है। और दूसरी बात, हम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को भी इसलिए बुरा कहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम धर्म की बात नहीं करते, अपने संवैधानिक अधिकारों को संवैधानिक तरीके से मानना, संप्रदाय
आवश्यकता नहीं होती मान्यवर, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम ये नहीं कहते। एक मिनट माय डियर लेट मी कंप्लीट एक मिनट इनकी बात मेरी लेट मी कंप्लीट। आज कोई पार्टी, आज जो पार्टी मुसलमान की बात करती है, सनातन लोग उसको वोट नहीं देते हैं। आप देखें कांग्रेस कैसे नाकामयाब हो गई। ये जो नफरत पैदा करी, उस नफरत का नतीजा अल्पसंख्यक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति आज ये निकल रहा है कि कोई पार्टी मुसलमानों का नाम नहीं ले रही है। जब जो जामा मस्जिद इमाम साहब ने कहा केजरीवाल साहब, तो केजरीवाल ने कहा हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू वोट खिंच जाता है। समाजवादी रामपुर में लोग पिट्टे होते हैं, रामपुर में लोगों पर अत्याचार होते हैं। अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोलते हैं, मायावती एक शब्द नहीं बोलती है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि अगर आप मुसलमान के साथ खड़े हैं तो हिंदू समाज आपको वोट नहीं देगा। ये सब इन्हीं की अल्पसंख्यकवाद की राजनीति की देन है। अगर ये शाबानो केस में इन्होंने गलती नहीं करी होती, आज कोर्ट की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और मैं क्या कहना चाहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा, अल्लाह के वास्ते अब ये हिंदू मुस्लिम खत्म कर दो। अब हिंदू मुस्लिम खत्म कर दो। मदरसों की राजनीति खत्म कर दो। रामपुर में एक मदरसा फुरकानिया है, वहाँ पे सरकार 1-1 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है। बहुत अच्छी बात है। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। शोषित और वंचित समाज जो भी है, देखिए इस देश के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने ये जो आरक्षण रखा था, ये किसी समाज विशेष की बात करने। जो शोषित वंचित किसे कहते हैं आप देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी में जाके देख लीजिए कौन सा समाज डोमिनेटेड है, आप जुडिशरी में जाके देख लीजिए कौन सा समाज डोमिनेटेड है। आप और हम ये कहना चाहते हैं, हम भी तो देश के उतने ही नागरिक हैं, हम 2 नंबर के शहरी नहीं हैं। संविधान ने इक्वलिटी की बात की है। हम ये नहीं कहना चाहते आप हमें दिए, अगर ब्राह्मण का वो भी 5% है, अगर उनका 4.5% अधिकार आप दे रहे हैं, आधा % अगर नहीं दे रहे हैं तो हम उनके लिए भी लड़ेंगे। अगर ठाकुर 7% है, अगर उनको 6% दे रहे हैं, 1% के लिए हम उनके लिए भी लड़ेंगे। इसी तरह मुस्लिम भी इस देश का अभिन्न अंग है। ये छोटी उंगली है ना, अगर इसको छोटी समझ के आप छोड़ देंगे तो पूरा देश मेरा पूरा शरीर से मुतासर होगा। अगर आप मुसलमान को मुसलमान समझ के छोड़ेंगे तो देश कभी, ये भारत माँ जब भी खुश होगी जब उसका हर संतान खुश होगा। चलिए हम अब नए टॉपिक पे आते हैं जी बागर साहब, क्योंकि आप सरकार की तरफ से रख रहे हैं पक्ष। 15 लाख रुपए सीधे खाते में जमा करने की, मुफ्त सम्मान देने जैसी योजना, लुभावने वादे, घोषणाएं चुनावी घोषणा पत्र में लिखी जाती हैं और लेकिन राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में 25% वादे ही पूरे कर पाते हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने वादा किया है। नहीं, हम बात कर रहे हैं जो वादे, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं। हम विषय एक दल की बात नहीं कर रहे हैं कि दल जो सब चुनाव में घोषणा पत्र दाखिल करते हैं, तमाम तरह की योजनाएं होती हैं, लेकिन 25% योजनाओं का ही लाभ मैसर मिल पाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा होता है कि वक्त की बात होती है, कब वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है मालूम नहीं चलता। जैसे हमारे अभी पिछली सरकार में माननीय जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने कहा था 18% हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। उसके बाद उनकी सरकार आई, क्या उन्होंने उसका 18% रिजर्वेशन दिया मुसलमानों को? नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक लुभावने वायदे किए। ये बहुत बड़ी हमारे, और क्या के मुसलमान का वोट चाहिए था, वो 7% यादव हैं, मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, और हमारे 24% मुसलमानों पर राज करते हैं। क्या यही चलेगा? क्या मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? देखिए आज क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान आप देख लिए, अगर मुसलमान राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, मुसलमान राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी। नहीं, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में आने से पहले, चुनावी समय में कई घोषणा पत्र दाखिल करता है, तो उसमें से मैसर 25% ही योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता है। तो क्या इस पर कानून बनाने की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, जहाँ आप इसकी बात कर रहे हैं 25% नहीं, वो चाहते हैं हम पूरी जितने हमने वायदे करे हैं पूरे हैं, लेकिन उनका जो घोषणा पत्र होता है चुनाव से पहले का अलग होता है और जब चुनाव हो जाता है उसके बाद का अलग होता है। तो मानते इस पे एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो कह रहे हैं उसको वादा करना पड़े अपनी सरकार में? बिल्कुल होना चाहिए और करना चाहिए। 5 वर्षों में लोगों को भी वादा करो, उनसे अगली सरकार जब 5 वर्षों से वादा निभाना चाहिए। 5 वर्षों में क्या लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी इस पे कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं? आइए यहाँ पर हमारे विवेक साहब हैं, उनसे जान लेते हैं जी। 5 सालों में जो सरकारें वादा करती हैं चुनाव में, कोई भी राजनीतिक दल हो, बात हम इसकी नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी है या कांग्रेस है, कोई भी राजनीतिक दल अगर वो ये बात करता है कि मैं इन 5 सालों में इन योजनाओं का लाभ दूंगा, अपने घोषणा पत्र में लिखता है, तो वो मैसर 25% ही लोगों को लाभ मिलता है। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है ना, घोषणा होती हैं, सब होता है, उस पर अमल भी होता है,
कितने परसेंट? देखिए होता, देखिए मैम आपको कंप्लीट मिनिमम मानते हैं 20-25% ही होता है। 25 से भी ज़्यादा भी हो जाता है, 30 भी होता है, लेकिन हल्के हल्के काम होते हैं। देखिए 5 सालों में नहीं का हो पाता। हर चीज़ का पूरे काम 5 सालों में 5 पूरी सालों योजना में भी हो जाता है। नहीं हो पाता, हो नहीं पाता। एक योजना बताइए, कोशिश एक कर- सरकार की योजना बताइए जो 5 साल में देखिए, पूरी हुई हो। 5 साल में कितनी योजनाएं करी हैं? नहीं हो पाती, हो जाती टारगेट हैं। नहीं हो पाता। देखो उन्होंने एम्स हॉस्पिटल कितने बनवाए, कंप्लीट नहीं हुआ, बनवाए, डॉक्टर बन नहीं रहे है हैं ना, बन रहे हैं कब सब। तक? देखिए सब जगह बन रहे हैं, एम्स अस्पताल सब आप जगह मानते, देखिए। आप इस बात से सहमत हैं कि जो सरकारें घोषणा पत्र आवास लाती योजना, हैं, उन्होंने आवास बात योजना ये शुरू नहीं करी है, बात इसकी नहीं है कि क्या बना क्या नहीं बना, बात ये है कि जो सरकारें घोषणा पत्र लाती हैं क्या वो पूरे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उस पर कानून लागू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, उस पर सब पार्टियों के लिए आपको कानून- वो घोषणा पत्र दिखा के ही सरकारें वोट लेती हैं, बिल्कुल लेती तो हैं, क्या कानून नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, सब सरकार के लिए होना चाहिए, हम किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहे पार्टी की नहीं हैं, है। हम तो सभी राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। अभी मान लीजिए अरविंद केजरीवाल है, वो कहते हैं साहब मैं मुफ्त बिजली दूंगा, नहीं दे पाते, फिर क्या होना चाहिए? नहीं देंगे वो होनी चाहिए, बिल्कुल क्या होना ये चाहिए? कानून बनना चाहिए ऐसा सभी राजनीतिक दल के लिए। आप सहमत हैं इस बात? बिल्कुल सहमत है। मेरा सवाल ये है कि जो राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, वो जब अब चुनाव में आते हैं तो तरह तरह के घोषणा पत्र लेके आते हैं, और उन घोषणा पत्रों में से महज 25% ही बड़ी मुश्किल से लोगों को मिल पाते हैं, बाकी सब रह जाते हैं। तो क्या इस पे कानून बनने की जरूरत है? मैं इस पे गीत सुनाता हूँ, हर वोटर को आस लगी है, वादे आप निभाएंगे, देश की जनता पूछ रही है अच्छे दिन कब आएंगे। काला धन वापस लाने की बातें आप जो करते थे, हर रैली में शब्दों की बरसातें आप जो करते थे, जीरो बैलेंस के खातों में पैसे कब डलवाएंगे। महंगाई का बिछा हुआ है जाल हमारे भारत में, मुर्गी मछली से महंगी हुई दाल हमारे भारत में, खबर नहीं थी आप हमें यूँ दालों को तरसाएंगे, और देश की जनता पूछ रही है अच्छे दिन कब आएंगे। क्या लगता है अभी नहीं आए? नहीं, कहाँ आए? 15 लाख मिल गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई। तो क्या कानून बनना चाहिए ऐसे? बिल्कुल बनना चाहिए। 14,000 अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुफ्त बिजली। मकान ही सिर्फ विकास थोड़ी है माय डियर, मकान तो काशीराम सबसे पहले अगर मकान बनाया है, सबसे पहले बनाया तो बहन मायावती जी ने बनाया था, उसके बाद आज मकान तो उन्होंने भी बनाया था, फिर हमने उनको बदला क्यों? तो फिर मकान पे ही उनको बार बार वोट देते रहते। भाई शिक्षा में हमें क्या हिस्सा मिला, स्वास्थ्य में हमें क्या हिस्सा मिला, हमारे बच्चों की आप स्कॉलरशिप मानते हैं इस पर कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। आइए यहाँ पे दलित समाज के भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं, युवा नेता जी, लगता है आपको जो वादा करती हैं राजनीतिक पार्टियाँ, इस पर कानून बनना चाहिए? मैंने अपने होश में एक ऐसा वादे देखे हैं कि जो पूर्ण रूप से पूरे किए गए हैं, बाकी लोगों को पता नहीं उसका लाभ मिला या नहीं मिला, ये लोगों की कमियां रहती हैं इसमें। सरकार हमारा मकसद ये है कि जो राजनीतिक पार्टी, सरकार की बात नहीं हो रही, राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले वादे करती हैं कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, तो क्या वो वादे चुनाव के बाद पूरा नहीं कर पाती हैं, 25% ही करती हैं, इस पर कानून की जरूरत है या नहीं? देखिए कानून बनना चाहिए, लेकिन मैं अब वादे तक, पूरे करने के लिए कानून चाहिए या नहीं? अब ऐसा मेरी बात हो जाए तो मैं फिर थोड़ा रिप्लाई बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, कानून देखो बनना तब चाहिए जब वादे पूरे ना हो पाए, ठीक है। अब देखिए, टाइम भी होना चाहिए। हाँ तो मैं बताता रहा हूँ आपको। अब उसमें ऐसा है ना, हमने जो अपने होश में देखा है, ऐसा देखो मैं मान सकता हूँ आप सबसे तुलना नहीं कर सकती किसी भी एक व्यक्ति की, तो मैं इतना सीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन आपने युवा जब बोला है तो युवा ही हूँ। तो मैंने कुछ अपने टाइम में ये चीज़ देखी है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी वो पूर्ण रूप से पूरी हुई है, और लोगों ने उसका लाभ भी उठाया है। हम बात प्रधानमंत्री जी की नहीं कर रहे, आप हम मेरी बात- राजनीतिक पार्टी की बात, राजनीति ही है वो भी, वो कोई प्राइवेट संगठन हम तो अन्य दलों की भी बात कर रहे हैं। ठीक है। वो कहते हैं चुनाव में हम ये फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे, हाँ तो देखो लोग तो लालच तो देते ही हैं। तो कानून बनना चाहिए। हाँ कानून बनना चाहिए, जो लालच देते हैं उनके ऊपर कम से कम कार्रवाई होगी, और कानून बनने के बाद उन पे उस चीज़ के लिए अगर वो जीतते हैं तो सरकार उन पर जैसे अगर कानून बनाएगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ हमारे साथ पत्रकार हैं सीनियर, उनसे इस पे जान लेते हैं कि क्या इस घोषणाओं पे क्या कानून आना चाहिए। देखिए हम 14% या 86% की बात नहीं करते, हम 100% की बात करेंगे। देखिए ये चुनाव सुधार से जुड़ा मुद्दा है। अगर चुनाव सुधार नहीं होते हैं, स्टेट फंडिंग नहीं होती है और दूसरे लगामें नहीं लगाई जाती हैं, तो चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं जाएगी। चुनाव घोषणा पत्र भी उसी धोखेधड़ी का, दूसरे शब्दों में आप कहें भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है। पार्टियां बड़े बड़े लोभ लुभावने वादे करती हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करती हैं। देखिए भाजपा ने जैसे मैनिफेस्टो बनाया तो उसमें 2 तरीके के वादे होते हैं, एक दीर्घकालीन एक अल्पकालीन। अब जैसे धारा 370 था, हटाने की बात थी, यूनियन सिविल सर्विस कोड की बात थी, या राम मंदिर की बात थी, ये चंद दिनों में नहीं पूरा होने वाला था, ये एक लंबा इशू था। कुछ ऐसे होते हैं कि अल्पकालीन मुद्दे होते हैं, उससे भी ज़्यादा कुछ चुनावी वादे होते हैं। जैसे आकाश सक्सेना जी ने कहा कि रामपुर में हम इंडस्ट्री लगाएंगे, तो इसी बात पे आ रहा हूँ मैं, क्योंकि आकाश सक्सेना जी ने चुनाव में कहा था कि हम रामपुर में इंडस्ट्री लगाएंगे। क्या लगता है? देखिए
पहली बात तो ये, एक छोटा सा आप कारखाना लगाने जाते हैं तो उसमें, घर बनाने जाएंगे तो 5-6 महीने लग जाते हैं, एक छोटा सा मेहनता का कारखाना लगाते हैं तो उसमें 1 साल से ज़्यादा का समय खर्च हो जाता है। हमें ये नहीं मजाक उड़ाना चाहिए कि साहब इंडस्ट्री कितनी लगा दी, कहाँ लगी। बड़ी बात ये है कि वो फुटप्रिंट लाने में कामयाब हो पाते हैं, नहीं आते हैं। सिद्धगुल रातों रात नहीं बना था। आप ये देखें, गुजरात का विकास 2 दिन में नहीं हुआ था, इसमें समय लगता है। मेन चीज़ ये है, उनकी नीयत अच्छी है, हमें ये देखना है कि उसका फुटप्रिंट ला के इसकी शुरुआत करवा पाते हैं नहीं करवा पाते हैं। हम ये ना देखें कितने कारखानों पे छत पड़ गई, कितने कारखानों में तेल पड़ गया। हमें ये देखना है कि फुटप्रिंट कितनी अच्छी हो, जितनी अच्छी योजना होगी भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। इस पे हम बाकर साहब का भी ले लेते हैं पक्ष। जी, आकाश सक्सेना ने वादा किया था चुनाव से पहले कि अगर मैं जीत के जाऊंगा तो रामपुर में रोजगार आएगा, इंडस्ट्रियां आएंगी। तो अब जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है, एग्जिट पोल के अनुसार हमें लगता है कि आकाश सक्सेना ही जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। तो क्या रामपुर में विकास हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल होगा। उन्होंने रामपुर में, आप ये मान लिए कि चुनाव से पहले ही लाने का वादा क्या कर लिया। रामपुर में मोदी फैक्ट्री, ये सबको मालूम है, बंद पड़ी है। अभी बीच में जो मोदी आए थे, उन्होंने उनसे, वीके मोदी, उनसे उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर एक बस की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, बस बनाने की, लेकिन उसमें कानूनी अड़चन आ रही है। तो उन्होंने कहा कानूनी अड़चन मैं दूर कराऊंगा शासन से, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने मोदी जी से कहा कि मेरी शर्त यह है कि उसमें जो एम्प्लॉइज होंगे वो रामपुर के होंगे। क्या एक फैक्ट्री महज काफ़ी है रामपुर? नहीं, ये शुरुआत है अभी, जब वो भी कुछ हो तो जाए। मैं कह रहा हूँ कि जब वो बन जाएंगे, आप ये, क्योंकि वो इंडस्ट्रिस्ट है, उनका दिमाग ये नहीं है कि मैं चोरी करके किसी की ज़मीन अपने घर में डाल लूँ या किताबें चुरा लूँ या ये चुरा लूँ। वो इंडस्ट्रिस्ट आदमी है, उसकी सोच अलग है। वो आकाश सक्सेना हनी है, वो आकाश सक्सेना मैं बता रहा हूँ आपको, जो इंडस्ट्रीज है उसकी सोच अलग है बिल्कुल। और वो इतनी जल्दी यहाँ पर रामपुर में फैक्ट्री जो लगी हुई है, पहले वो चालू कराएंगे। मानते हैं आप कि कोई भी इंडस्ट्री एरिया बनाने के लिए कितना समय चाहिए? देखिए, समय तो मैं मानता हूँ कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया, अगर आपके पास जगह नहीं है, उसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए। लेकिन रामपुर में हमारे सबसे बड़ी बात ये, बहुत बड़ी जगह पड़ी है अभी हमारे पास, शुगर मिल सरकारी पड़ी है। रामपुर में आरडीए कई सालों से है, लेकिन आरडीए अभी तक अपनी कॉलोनी नहीं बना पाया, तो इंडस्ट्री से क्या उम्मीद है? देखिए, वो एक बताऊँ आपको, नहीं आरडीए ने यहाँ पर काम किया है। आरडीए लेके आए थे आपके, क्या कहते हैं, जो जिसको मैं कहूँगा जिन्होंने, जिनका वोट का अधिकार छीना, जिन्होंने कल वोट भी नहीं डाल पाए। कौन थे वो? यहाँ के पूर्व जो हम कह देंगे विधायक आजम खान साहब, वो यहाँ पर आरडीए लेके आए थे। वो आरडीए, आप कह रहे हैं खौफ है अभी? नहीं, खौफ की बात नहीं। देखिए, हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी, तो हम उनको अदब में बात करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी के लिए भी करती है, रेस्पेक्ट देनी चाहिए, वो एक अलग बात है, वो दूसरे उस टाइप। लेकिन हम जो हैं उनको अदब देंगे। आरडीए वो इस वजह से लेके नहीं आए थे रामपुर की तरक्की के लिए, वो आरडीए लाए थे ताकि जॉइंट यूनिवर्सिटी को बनाना थी, तो मैं जो ग्रीन बेल्ट बना दूँ वहाँ पर, ताकि कोई दूसरा जो आदमी बेचारा जिसकी ज़मीन है वो वहाँ पर कुछ बना ही नहीं सके। आरडीए इस मकसद से आया था, आरडीए आया था रामपुर वालों को परेशान करने के मकसद से। अच्छा, रोजगार की बात कर लें तो क्या लगता है, क्या जो 4 साल मिलेंगे हनी साहब को सरकार में, क्या रोजगार पर्याप्त मिल पाएगा? बिल्कुल रोजगार मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया, कितनी इंडस्ट्री लग सकती है रामपुर में? रामपुर में हम मान के चल रहे हैं कम से कम 4-5 इंडस्ट्री आकाश सक्सेना हनी लेके आएंगे। और सबसे बड़ा देखिए मुद्दा है लाइट का। रामपुर में जब से चुनाव शुरू हुआ है, 10 दिन हो गए, अभी आकाश सक्सेना कुछ नहीं है, सरकार है उनकी, ये बात सही है। आपने देखा होगा बिजली चेकिंग बिल्कुल बंद है, बिल मांगने कोई नहीं आ रहा, ये एक हल्की सी झलक है। तो क्या परेशान किया जा रहा था लोगों को? नहीं, बिल्कुल परेशान क्यों नहीं किया रहा था। ये सब किसकी देन है? यहाँ पर अंडरग्राउंड लाइन, ये सब उनकी देन है जो जिनका बिजली के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा था। बिजली के नाम पर यहाँ पर नहीं, परेशान वाली मैं बता रहा हूँ आपको। लोग जो है यहाँ पे कह रहे हैं चेकिंग नहीं हुई, नहीं चेकिंग यहाँ पर सरकार है, चेकिंग परेशान यहाँ पर होती थी कि जिन लोगों की अंडरग्राउंड लाइन कराई गई है वो बहुत लोग परेशान थे, जिससे परेशानी की वजह से उन लोगों को परेशान किया जा रहा है बार बार। उसकी परेशानी से दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं आपका यहाँ पर कोई नुमाइंदा होना चाहिए। वजह क्या थी? नुमाइंदा आएगा तो लगता है लोगों को बिजली से निजात मिलेगी। बिल्कुल निजात मिलेगी परेशानियों से। देखिए रामपुर में, रामपुर वालों ने क्या दिया? रामपुर वालों ने एमएलए दिया वो समाजवादी, चेयरमैन दिया वो समाजवादी। कहा यहाँ पर मुसलमानों ने, सांसद भी भाजपा का है जी, सांसद भी तो उस दिन से सहूलियत है नहीं है। जिस दिन से देखिए भाजपा नहीं भाई मिलेंगे तो रामपुर को सूरत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सूरत मिलेगी। सुन लेते हैं हमारे साथ वेद साहब, इन पे क्या कहना है? बिल्कुल मिलेगी साहब सहूलियत। लोग कितने परेशान है बिजली से? बिजली तो कोई परेशान नहीं है साहब, बिजली कोई परेशानी नहीं है, ये अपने ऊपर है। आप जिस हिसाब से करेंगे उसी हिसाब से बिजली मिलती है आपको। रोजगार के लिए क्या करें? रोजगार तो आप देखते रहिए, लाइन लग जाएगी 6-7 फैक्ट्री बम्पर। बिल्कुल कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 28 लाख आबादी है। 28 लाख में 28 नगर के लिए जितने भी हो पाएंगे वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं युवाओं को ज़्यादा भर्ती कराऊं, युवाओं को ज़्यादा भर्ती कराएंगे वो इंडस्ट्री। यहाँ पर हमारे साथ परवेज निजामी साहब, इनसे पूछ लेते हैं कि जी लगता है कि अब भाजपा की सरकार? बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं अगर अल्लाह करे कि रोज़गार हो, क्योंकि मेरा रामपुर है
अगर विकास होगा तो हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी ना हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि रामपुर में अगर इनका देखिए सरकार तो इन्हीं की थी, चलिए यहाँ पे इनका एमएलए नहीं था, लेकिन शाहबाद में तो इनका एमएलए था, बिलासपुर में इनका एमएलए था, कितनी फैक्ट्री वहाँ पे लग गई, मंत्री भी है वहाँ पे उनके, तो वहाँ कितनी फैक्ट्री, बस अल्लाह करे हो हम बिल्कुल। और अच्छा देखिए, सत्ता यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या एक सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष ये नैतिक कर्तव्य बनता है, वो देश हित में नीतियाँ बनाता है, और विपक्ष का ये नैतिक कर्तव्य बनता है अगर उसको लगता है कि सत्ता पक्ष को नीति देश हित में नहीं बना रहा है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करता है। इसको आप हमारे देशद्रोह नहीं कह सकते। हाँ, जब नोटबंदी हुई मैंने उसका विरोद किया था, मैंने कहा था कि देश के जितने सीनियर इकोनॉमिक्स हैं इसको गलत कह रहे हैं, इससे देश की जीडीपी रेट डाउन हो जाएगी। तो हम कहते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं अगर इंडस्ट्री लगे। नोटबंदी को कब तक 2 मिनट के अभी तो करंट टॉपिक भाई, देखिए ऐसा है, हम अभी मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे तो उसका मकसद था ये था कि जो नेताओं का फर्जीवाड़ा होता है, जनता को धोखा दे सकते हैं, अगर हम चुनाव सुधार करें और कठोर नियम बनाएं तो ये चुनावी वादों का फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात रही है कि विकास कोई के ऊपर मजाक बनाना, उपहास बनाना। आप ये बताइए कि भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, वहाँ कितना विकास हो गया, आज वो डिफ़ॉल्ट के स्टेज पे पहुँच चुका है। तो सवाल ये करना कि रातों रात विकास हो जाएगा, ये संभव नहीं होता। कितना समय लगेगा? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हम वादों पे खरे उतरेंगे आकाश सक्सेना? देखिए ये तो आप उन्हीं से सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर उनकी नीयत अच्छी होगी तो एक अच्छा फुटप्रिंट लेके आएंगे, और ये जनता ऐसे सवाल ना करे कि 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। बी प्रैक्टिकल, आप व्यवहारिक हो जाइए, समय लगेगा, लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है उनका फुटप्रिंट कैसा है, फुटप्रिंट के बाद ही कहा जा सकता है। चलिए बाकर साहब से पूछ लेते हैं कि फुटप्रिंट क्या है आकाश सक्सेना जी का? देखिए मैं बताऊं आपको, जिनको हमने अभी 41 साल देखा है तो इनको कम से कम 4 साल तो देखें। लगता है 4 साल में फुटप्रिंट बना के लोगों को रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल रोजगार मिलेगा। अब मैंने क्या बताया आपको कि अभी लोग उनको, अभी कल के बाद परसों काउंटिंग है, विधायक बनेंगे, और वो विधायक नहीं वो मंत्री बनेंगे। आकाश सक्सेना हनी अखिलेश यादव जी उन्होंने कहा कि डिप्टी से हम अपने विभाग का ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं, तो लगता है रामपुर में आकाश सक्सेना उद्योग ला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए डिप्टी वो जो हैं उनकी राजनीति दूसरी होती है। जो अखिलेश यादव जी आए थे यहाँ पर, पूर्व मुख्यमंत्री, वो अपने यहाँ विधायकों का सौदा करने आए थे। कहे थे उप मुख्यमंत्री वो जो हैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री, वो मुझसे 100 विधायक ले ले और सरकार बना ले। तो यहाँ पर वो मतलब चुनाव में सभा में रामपुर के लिए अपने कुछ सौगात देने आए थे, या वो यहाँ अपने विधायकों का सौदा करने आए थे। वो चूँकि आए किसके साथ थे, ब्लैकमेलिंग का धंधा वो भी करते हैं, उनके जो रामपुर वाले हैं उन्हीं के स्टेज पे बैठे थे, तो वही बातें कर रहे थे वो। तो ये लोकतंत्र की तो हत्या, क्या लगता है कि आपको होना चाहिए सर? नहीं मैं बताऊँ लोग कैसे बचाएंगे? नहीं, लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र की हत्या तो भाजपा सरकार से पहले होती थी यहाँ पे। अब कहाँ है लोकतंत्र की हत्या? आप बता दी किस चुनाव में आपने देख ली? किसी भी चुनाव में नहीं। अगर लोकतंत्र की हत्या रामपुर में हुई होती तो आदम खां की बीवी सांसद नहीं होती, आदम खां एमएलए नहीं होते। बहुत सी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग बता रहे हैं हमें वोट डालने नहीं दिया, उनको मारा गया, डंडों से चोटें लगी हैं। अखिलेश ने कहा 300 लोग घायल हैं रामपुर में। देखिए भाजपा सच का साथ करती है, सबका विकास। और अब जाली वोट तो डालने ही रहेगी भाजपा। शासन क्यों डालने वोट डाले? जो जाली वोट डालने गया है उसको रोका गया है, और उसके रोकने में ही जो जाली वोट डालने गया है, लेकिन उन्होंने सुन लेते हैं निजामी साहब से। मेरा जाली वोट नहीं था, देखिए मैंने डाला, लेकिन 3 अटेम्प्ट कोशिश की। मैं आपके पास वीडियोस दिखा दूंगा, ऐसी मेरे पास वीडियोस मौजूद है जिनके पास लोगों की चोटें लगी हैं। आप मैंने चुनाव आयोग को टैग करके लिखा है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है। कोई, अरे यहाँ पहली बार आप एग्जिट पोल कर रहे हैं, कैसे एग्जिट पोल कर रहे हैं बताइए? कितने % वोट पोल हो गया? क्या इतना कभी कम % पोल होता है? क्या ऐसी लाइन लगी? आपने देखा होगा जब ये आता है इलेक्शन तो बड़ी लाइनें लगी होती है, कभी आपने लाइन लगी? कोई जान लेते परसेंटेज कम रही है, परसेंटेज यहाँ पर इस वजह से कम हुई है। लोगों का दिल उजाट हो चुका है। रोज के उपचुनाव हर 6 महीने बाद चुनाव रखा है। जब आप ही अब अगर मुझसे बाइट ले रहे हैं, अब आप मुझे रात के 12 बजे फिर बुला लो तो मैं नहीं आऊँगा, ये सुबह को फिर बुला लो मैं नहीं आऊँगा बिल्कुल। एग्जिट पोल यूँ देखिए, ये अपनी पब्लिक की गलती है, क्यों नहीं वोट करा उन्होंने? हमारे मेरे ऐसा कोई नहीं, मेरे साथ 15 लोग खड़े हैं, कोई ऐसा बता दे किसी को रोका हो? जो घर से निकले उनको उठा के बंद कर दिया है और शाम को छोड़ा है। ऐसे 1-2 नहीं, कई लोग। मैं आपको, चलिए आप मेरे साथ कैमरा लेके चलिए, छुपा के कैमरा लीजिएगा। अगर वो बेचारे डरे आपके सामने, कैमरे के सामने, हर आदमी के सामने, हर आदमी के अंदर मेरी जैसी हिम्मत नहीं होती। यहाँ मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को भी कहना चाहूँगा, इस तरह का अगर चुनाव होगा तो हमारा लोकतंत्र पर से विश्वास कम होगा, और उससे फिर आने वाली नस्ल फिर इससे बिल्कुल उसका, मैं
यहाँ पे चेयरमैनी का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन कल से मैं सोच रहा हूँ लड़ूँ नहीं लड़ूँ। जब मुझे मेरे वोटरों को वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा तो फिर मैं कहाँ से चुनाव लड़ पाऊंगा। आइए युवा नेता हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी क्या कहेंगे, दलित समाज से हैं आप? ऐसा है, देखो साहब, अभी एक बात और भी इससे पहले हुई थी, इसका जवाब भी दूंगा मैं, कि रामपुर वालों को जो है ना 45 साल राज कराने के बाद भी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मिली, उद्योग तो कुछ मिला नहीं। अब रिक्शा चलाने वाला यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन करा नहीं सकता, करा देगा कोई? एक रिक्शा वाला 200 रुपये रोज़ कमाने वाले 1 लाख रुपये महीने सालाने जैसे ही फीस जाती है उसकी भर देगा, नहीं भर सकता। अब आदत पड़ गई है लोगों को। अब प्रॉब्लम ये है, अब देखा कि जब सत्ता बन रही है, गवर्नमेंट जब दिख रहा है कि सामने से भैया जीत रहे हैं, तो उसमें ये विरोध तो करना बनता है लोगों का, लेकिन उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप वोट की जिस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं था बिल्कुल ऐसे से। मैंने आपको ये फर्स्ट टाइम ही बता दिया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम की स्पीच में आपको ये बात बोली थी कि मेरा वोट पड़ा है और मेरे संग साथ लोग आए हैं अदर कास्ट के भी, उनका भी वोट बिल्कुल विशेष धर्म के बता रहे हैं वोट नहीं पड़े, आपका नहीं विशेष धर्म का ही बता रहा हूँ मैं, विशेष धर्म का किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। नहीं, गलत कह रहे हैं, मैं गवाह हूँ। मेरा भी वोट मुझे भी वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। मैं बताऊँ आपको, मुझे भी वोट डाल, मैंने खुद देखा, मेरे आगे एक सज्जन ने पुलिस से कहा कि हमारा वोट है, इनको डालने दो। उनके पीछे इत्तेफाक से मैं भी चला गया, जिन्हें कैसे मेरा वोट पड़ गया मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं मर तो गया, 3 अटेम्प्ट नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा मैंने आप मेरे मुंह में अपनी जुबान मत डालिए। आप बात कर लेते हैं हमारे साथ। आपका पड़ा बिल्कुल हमारा, आप एक विशेष पूरे परिवार का, बिल्कुल बिल्कुल परिवार का पूरे हमारा। चलिए मेरे साथ आप आइए, मैं अपनी मेरी आपका भी तो पड़ गया है। हम सबका अपना है, हम सब भाई भाई हैं देश में, हम सबको साथ में चलना है। इस देश को सबसे ताकतवर देश बनाना है, लेकिन ये जब भी बनेगा जब लोकतंत्र मजबूत होगा। काइंडली लोकतंत्र को मजबूत करें। जीतना हारना होता है, लेकिन एक लगे के लड़ाई होना चाहिए। लोकतंत्र था, लोकतंत्र के नाम पे सिर्फ दिखावा ना हो। वोट को 200 मीटर पर पहले पुलिस वाले क्यों आईडी चेक कर रहे थे, बताइए उनका क्या अधिकार बनता है? अब बात कितने पुलिस वाले ऐसे थे? मैं PIL डालने जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में PIL डालने जा रहे हैं, हम PIL डालने जा रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब हम इस टॉपिक से हट के बात कर लेते हैं कि पत्रकारों को अक्सर लोग बुलाते हैं और कई लोग ये मानते हैं कि पत्रकार ही हमारी बात को रखेगा, लेकिन जब पत्रकार के साथ कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो कोई समाज बाहर निकल के नहीं आता। नहीं, पत्रकार जो है भाई, देखिए, एक हिंदुस्तान का और देश का हमारे पत्रकार एक ऐसी चीज़ है जिसका माध्यम से हम अपनी बात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते हैं। पत्रकार ही एक ऐसे हैं जो हमारी समस्याओं का हल करा सकते हैं, जो DM को आपकी बात पहुंचा सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते वहाँ तक, आपकी पहुँच नहीं है, तो पत्रकार हमारा इतनी ही बड़ी ताकत है कि हम अगर मान लें तो हमारे पत्रकार हमारे जीवन का हिस्सा है। और हमें पत्रकारों के लिए क्या सहयोग रहता है आपका, सामाजिक लोगों का क्या सहयोग? नहीं, पत्रकारों के लिए सहयोग रहना चाहिए। पत्रकारों के लिए हम ये चाहते हैं कि सरकार जो हो, सरकारी मदद भी पत्रकारों की होनी चाहिए। नहीं, सरकारी मदद, पत्रकार कोई खबर चलाता है तो उस पर 2 तरह के आरोप लगते हैं, ब्लैकमेलिंग के लगते हैं ना, और भी कई आरोप लगते हैं। उस समय समाज उसके साथ नहीं खड़ा होता। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जिसके अगर या मानहानि का आरोप लगते हैं। देखिए, जिसके खिलाफ पत्रकार में अगर जैसे आप किसी के खिलाफ खबर चल रही है तो वो तो आपके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आप उसको सही दिखाते हैं, आप सही दिखाते हैं, वो उनको गलत, क्योंकि गलत आदमी को गलत ही दिखेगा। पत्रकारों को सम्मान कहें या उनका हक कहें, पत्रकार आज भी तमाम पत्रकार ऐसे हैं जिनको अपने बच्चे की फीस जमा नहीं हो पाती है, जो खाना टाइम से नहीं खा पाते हैं, उनकी बाइक में पेट्रोल कहाँ से पड़ेगा ये नहीं वो आकलन कर पाते, संस्थान पैसे नहीं देते हैं टाइम से, और देते हैं तो बहुत ना के बराबर देते हैं, तो उनका रोज़ का पेट्रोल फूक जाता है। ऐसे में समाज का क्या दायित्व है? जी, समाज का देखिए दायित्व है। अगर पत्रकार देखिए, अगर पत्रकार आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, पत्रकार आपकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, तो आप उनको, पत्रकार के लिए भी आप सम्मानपूर्वक उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। लगता है कि पत्रकारों को भी नज़रअंदाज किया जाता है समाज के तौर भी बिल्कुल, अपने काम के लिए तो पत्रकार को बुलाया जाता है, और अगर पत्रकार को आप करें, अगर आ रहे हैं आपकी बात पहुँचा रहे हैं, तो उनको वो सम्मान देना चाहिए, नहीं देते लोग। चलिए इसमें हम बेस साहब का भी पक्ष ले लेते हैं कि पत्रकारों के लिए क्या होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि पत्रकारों के लिए सामाजिक संगठनों को बहुत सहयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। सामाजिक संगठन जितने भी हैं, जैसे आप हर संगठन में जाते हैं, आप धार्मिक में भी, राजनीतिक में भी घटना होती है तो पत्रकारों को सबसे पहले लोग बुलाते हैं। बिल्कुल बुलाते हैं, और मैं चाहता हूं कि इसमें जनता भी सहयोग करे और सामाजिक संगठन भी पत्रकारों का साथ दें। चलिए निजामी साहब से पूछ लेते हैं कि क्या दायित्व होना चाहिए समाज के लोगों, पत्रकारों के ऊपर? बिल्कुल, एक स्तंभ है पत्रकारिता, और जिस देश का पत्रकार निडर हो, निष्पक्ष नहीं होगा, उस देश का नागरिक भी जो है वो बहुत कमज़ोर पैदा होता है। लेकिन पत्रकारों की, बेचारों की भी समस्याएं होती हैं, उनको डराया जाता है, उनको भयभीत कराया जाता है, मुकदमे भी लगवाए जाते हैं। हमें समाज को भी ये चाहिए कि जो अच्छे पत्रकार हैं, जो आप निष्पक्ष बात रख रहे हैं,
उनको हमें सम्मान, हर किसी को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। वो भी बेचारे हमारा इस समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दबाव बनाने के लिए पुलिस मुकदमे भी दर्ज करा बिल्कुल हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ वो समाज का एक मजबूत स्तंभ है ना, हमारा 4 स्तंभ में से एक पत्रकारिता एक स्तंभ है, उनका हमें साथ देना चाहिए। और उनके लिए हम समझते हैं कि अगर उनके ऊपर नाजायज़ मुकदमे हैं तो हमारे सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए उनकी मदद के लिए। चलिए हमारे पास साथ एक युवा हैं दलित, उनसे भी पूछ लेते हैं। पत्रकारिता के प्रति आपको क्या? देखिए साहब, हमारा एक समय ऐसा था कि हमारा पत्रकार द्वारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया और समर्थन मिला था, जिससे कि हम अपनी वो एक जंग जीते थे। संध्या 15 में सपा सरकार द्वारा जो हमारी अतिक्रमण बस्ती का, वाल्मीकि बस्ती तोपखाना का हो रहा था, तो हम तो उस बात को लेकर जब से बहुत महत्व देते हैं और ये मानते हैं कि अपनी बात रखने का और अपनी बात सब में बताने का एक ये सबसे अच्छा माध्यम है मीडिया। तो मीडिया के प्रति समाज का क्या दायित्व होना चाहिए? बिल्कुल हमारा तो उत्तम कभी वही लोग जो पत्रकार को अपनी परेशानियों बुलाते हैं, जब उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं तो पत्रकार को भूल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि पत्रकार की भी समस्याएं होंगी। उसमें कभी कोई संगठन आगे आया? साहब ऐसा है, देखिए भूलने वाली बात ऐसा थी, आपको मैंने आपसे 7 साल पहले की बात याद दिलाई। क्यों याद था? एहसास दिल में होता है। लेकिन कभी पत्रकारों की समस्याओं को आपने सोचा, पूछा नहीं, जाके? ये बात की मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा कमी है समाज में। हाँ, समाज में देखो ये कमी तो है कि कई जगह ऐसा होता है, पत्रकारों को कई जगह देखा है कि गाड़ी के पीछे भागते पीछे बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बावजूद एक वाइट के चक्कर में कि भाई उनमें मुकदमे, आपने जो अभी बोला कि बात राइट है आपकी, ये बात थे। पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए समाज में? समाज का व्यवहार तो देखो सबसे उनका सुख दुख में शरीक होना बिल्कुल चाहिए। सबसे उत्तम व्यवहार। और सबसे ये समझ लीजिए कि मैं तो ये मानता हूँ जब आपकी सबसे बड़ी बात वो आपकी समस्या सबसे आगे सबके सामने लाते हैं तो सबसे बड़ा उनका तो लगता है कि कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ भी उत्पीड़न होता है। उनकी वो दुनिया की समस्याओं को सरकार तक रखते हैं, लेकिन उनकी समस्या सरकार तक नहीं आ पाती। देखो ऐसा होता है, ये सरकार, एक बात बताऊँ या आपको, समाज उनके साथ नहीं आता? देखो समाज तो हमेशा उनके साथ रहा, हमेशा सहयोग किया है हमारे क्या सहयोग किया? देखिए साहब एक चीज़ हमारे सामने जो हुआ है, जो हमने किया है वो हमें पता है कि हमने आपसे क्या बोला कि जब हमारी कोई बात रखने वाला कोई उठाने वाला नहीं था तो उस टाइम मीडिया थी। हमारे यहाँ कम से कम 15 दिन मीडिया रही है और 15 दिन हमने उनको अपने घर के सदस्य की इतना 15 दिन बाद भूल गए आप? साहब भूल गया था, अब उनकी ड्यूटी थी अपने वो चले गए। चलिए अब हमारे साथ निजामी साहब हैं, इनसे लास्ट में पूछ लेते हैं कि पत्रकारों के लिए समाज का क्या दायित्व होना चाहिए? बिल्कुल मैं मानता हूँ आपके दर्द को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि आप हमारी बात रखते हैं। अगर आपको डराया जाता है या आप पर मुकदमे लगाए जाते हैं, फिर आपका भी परिवार है, आपके भी तकलीफ़ें हैं, आपको भी रोज़मर्रा आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है और आपको धमकियाँ भी मिलती होंगी। आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो आपको डर लगता होगा। तो समाज को एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की जगह एक दूसरे का हम सब अंग हैं और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिल्कुल हम सब देश जब भी बनेगा जब जी निजामी साहब जिन्होंने कहा कि पत्रकार भी समाज का अंग है और उसकी परिस्थितियों में भी हमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। अब देखना होगा कि समाज इस तरफ कब ध्यान देता है और पत्रकारों की समस्याओं का समाधान या उनकी परेशानियों में कितना साथ समाज निभाता है। राजीव वर्मा, रामपुर।